Okay, so I welcome you all to the channel, The Noor of Law. First of all, I would lend you my heartfelt gratitude क्योंकि आपने पिछली वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद किया and you commented that uh, the content that I provided actually helped you. It really was overwhelming for me क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई कि जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ दैट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आई विल वर्क मोर हार्ड, पर आपको भी बहुत एफर्ट्स लगाने हैं क्योंकि सीबीआई एपीपी एग्ज़ाम 11 जनवरी को है, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बट जितना टाइम है ना, वी हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अब जितने एक्ट्स हमारे कवर हो गए हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सीवीसी एक्ट है ना, पीएमएलए का आज सेकेंड पार्ट आ गया है। आप प्लीज़ अपने जो मेजर एक्ट्स हैं ना, उनको साथ साथ में कवर अप करते जाना। डोंट कीप देम फॉर द लास्ट, क्योंकि आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे तो जैसे फ्रॉम सब्जेक्ट्स लाइक आईपीसी, मतलब जो अब बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, कॉन्स्टी हो गया, एंड देन बीएससी हो गया, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स। इवन फॉर दैट मैटर ये जो बाकी के माइनर एक्ट्स हैं, क्योंकि पहले वो बहुत ज़्यादा थे, पहले बैंकिंग लॉज वगैरह भी इंक्लूडेड थे लास्ट एग्जाम में, तो उनमें से काफ़ी कम क्वेश्चंस आए थे, एक एक दो दो पर सब्जेक्ट ही कवर हो पाए थे बस। कुछ कुछ ही थे ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें से 8-9 क्वेश्चंस या फिर 6-7 क्वेश्चंस आ रहे थे, है ना। तो इस बार क्या हुआ है कि इस बार वो बैंकिंग वाले लॉज है ना, वो हट चुके हैं, एंड इस बार जो आ रहे हैं सब्जेक्ट्स वो बहुत लिमिटेड है ना। टोटल 12 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से 4 तो मेजर सब्जेक्ट्स हो गए, तो बाकी कितने रह गए, 8 सब्जेक्ट्स रह गए जो कि सेमी मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स हैं। तो आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको नहीं सोचना कि हमें किसको कितना वेटेज देना है, क्योंकि आपको सबको वेटेज देना है। लेकिन ये तो आपको पता है ना कि मेजर एक्ट्स को तो ज़्यादा वेटेज लगेगा ही लगेगा, आपको ज़्यादा ध्यान मेजर सब्जेक्ट्स पे तो देना ही देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि उनमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो उनको तो आपको बहुत अच्छे से करना ही होगा। तो प्लीज़ अपनी वो करते रहना, ये ना हो कि आप माइनर सारे अच्छे से कर लो और आपके मेजर रह जाएँ, क्योंकि मेजर अगर रह जाएँगे ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ये भी मत करना कि आप कोई माइनर छोड़ के चले जाओ इस बार, क्योंकि ऐसा है कि यू नेवर नो कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आ जाएँ, है ना। देयर इज़ नो प्रॉपर, है ना, वो चीज़ कि भई इस सब्जेक्ट में से इतना ही आना है या इस सब्जेक्ट में से इतना ही आना है। देयर इज़ नो प्रॉपर स्कीम फॉर द एग्ज़ामिनेशन एज़ सच। तो इस वजह से, और एक चीज़ और, कि प्लीज़ इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट के चक्कर में मत पड़ना। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन एंड आई एम स्टिल गेटिंग द कमेंट्स। देखो ठीक है, आपकी बात की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जानना आपको समझ में आ रहा होगा कि लग रहा होगा कि इतनी सारी डेफिनेशंस याद करना इज़ नॉट पॉसिबल, तो प्लीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट बता दो। देखो अगर इम्पोर्टेंट की ही बात है तो वो तो आपको पढ़ के खुद ही समझ में आ जाता है ना, कि जो जो मेजर टर्म्स हैं या जो की टर्म्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और बाकी की जैसे प्रेस्क्राइब्ड वगैरह की डेफिनेशंस ये यूजुअली नहीं आती हैं। लेकिन अब इससे क्या होता है ना, कि अगर हम लोग फिर से वही चीज़ करने लगेंगे, इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट, फिर अगर अनइम्पोर्टेंट में से आ गया तो क्या, तो क्या, द लॉस इज ऑल योर्स, है ना, लॉस आपका है। तो एक बार अगर पूरा पढ़ लेने में क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ पे इतने एफर्ट्स ले रही हूँ कि मैं सारे सेक्शंस डील करूँ, देन व्हाट इज द हार्म, आप भी इतने एफर्ट्स ले लो, देयर इज नो हार्म, ठीक है। अगर उसमें से नहीं आया स्टिल ओके, अगर आ गया तो आपके लिए वो एज प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपको वो आता होगा, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने वो छोड़ दिया होगा सोच के कि दैट इज अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये डल एरियाज में से ही अगर क्वेश्चंस आजकल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, और स्पेसिफिकली सीबीआई एपीपी के लिए अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया हो किसी ने, तो आप देखोगे कि ज़्यादा क्रैमिंग वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे हुए हैं उन्होंने। डोंट नोट दिस एज अ फैक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस बार वो पूछ नहीं सकते, आने को कुछ भी आ सकता है, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ठीक है। लेकिन आप इतना तो देख सकते हो ना कि उन्होंने बहुत डिटेल में, है ना, बहुत डिटेल में अंदर से सेक्शंस के क्वेश्चंस पूछे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो उनकी हेडिंग्स हैं या फिर सब टॉपिक्स हैं उनसे हमारा काम चल जाएगा, नहीं होने वाला है वो चीज़। आपको इन डेप्थ
प्रॉपर पता होना चाहिए कि उस प्रोविजन में क्या दिया है, अथॉरिटीज, और सिर्फ ड्यूरेशन ये सब करने से सब नहीं होगा। देखो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये तो करना ही करना है, बट हमें सब करना है। वी हैव टू लीव नथिंग। ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट डूएबल, इट्स वेरी वेरी डूएबल। ठीक है, अगर आप फिर अनइम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट के अगर आपको चक्कर में पड़ना है, देन दैट इज योर ओन पर्सनल चॉइस। आई एम नॉट फेवरिंग दैट थिंग। मैं आपको नहीं बोलूंगी कि सिर्फ इम्पोर्टेंट करो और ये छोड़ दो। नो, इवन फॉर दैट मैटर आप बोल सकते हो कि कंपनीज एक्ट के, अब हमें भी पता है कि 500 सेक्शंस क्रैम करना इज नॉट पॉसिबल इन अ गो, है ना। लेकिन एटलीस्ट आप पढ़ तो सकते हो ना 500 सेक्शंस, कि उसके अंदर में से कोई अगर क्वेश्चन आ जाता है वो तो आपका गलत नहीं होगा ना। सेक्शन नंबर जितने ज़्यादा से ज़्यादा याद होते हैं उतने करो, देर इज़ नो लिमिट। ठीक है, जो इतना आप फिगर आउट कर लोगे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन लग रहा है तो इसका तो सेक्शन पता ही होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे जैसे भी करो, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है। माई एडवाइस टू यू विल बी कि पूरा पढ़ो, बाकी रेस्ट इज योर चॉइस। ठीक है, दैट इज व्हाट आई कैन से। बाकी मानना ना मानना, आपको क्या ठीक लग रहा है वो देखो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप कंपनीज एक्ट को ही अपना पूरा टाइम देते रहो और पीएमएलए को ही अपना पूरा टाइम देते रहो और सारी सेक्शन लर्न करने बैठ जाओ। देखो इतना आपको भी समझना पड़ेगा कि आपको पढ़ना जरूरी है, एक दो बार अच्छे से बेयर एक्ट, है ना। पढ़ना ज़रूरी है, नॉट सेइंग कि आपको सारे सेक्शंस क्रैम करना ज़रूरी है। वो आपको भी पता है कि आपको सेक्शन नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज में से ही लर्न करने हैं, बट पढ़ना आपको पूरा बेयर है। ठीक है, वो आपको खुद फिगर आउट करना है कि आपको पता होगा बीएनएस, बीएनएसएस, कॉन्स्टी वगैरह में कौन से आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, मतलब मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन के तो ऐसे प्रोविजंस में से सीबीआई एपीपी में क्वेश्चंस आ रखे हैं कि जहां से हम लोग नहीं सोचते हैं कि आएंगे इतने डेप्थ में। आर्टिकल्स नहीं पूछे उन्होंने, ठीक है, लेकिन इन डेप्थ पूछा है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में से भी। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सारे सब्जेक्ट्स में अपनी अप्रोच रखनी है कि हमें इन डेप्थ पता हो कि किस प्रोविजन में क्या बोला गया है, हमें कोई प्रोविजन नहीं छोड़ना है। वी आर नो वंस टू डिसाइड व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, टफ है आई नो, बट इट इज डूएबल। एंड अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे जिस तरीके से हम अभी लेक्चर में पढ़ रहे हैं, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। बहुत इजीली, बहुत स्मूथली हम पीएमएलए एक्ट को भी खत्म करेंगे, एंड देन यू विल वंडर कि ये कब कंप्लीट हो गया, वी डिडंट इवन गेट टू नो दैट, है ना। ये इतना स्मूथली सब प्रोसेस चलेगा, बट आपको भी प्रॉपर एफर्ट्स देने पड़ेंगे, रिवाइज करना पड़ेगा, प्रॉपर रिविजन्स लगेंगी। अगर आपने 2-3 बार भी इन बैरप्स को अच्छे से गो थ्रू कर लिया, प्लस रिविजन तो जितना कर लो उतना कम, आप अगर कर रहे हो वो चीज़, देन नोबडी इज गोना स्टॉप यू। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, विच इज़ द पार्ट 2 विच डील्स विद सेक्शन नंबर 16 टिल सेक्शन नंबर 47, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड। तो अब हम जो चैप्टर कवर कर रहे हैं दैट इज चैप्टर 5 that deals with summons, searches and seizures etc. ओके, अब 16 में क्या पावर दी गई है, पावर ऑफ सर्वे। अब देखो, हमने सेक्शन 8 में देखा था एडजुडिकेशन, ठीक है। तो इसमें ना हमें एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है कि दो पाथ्स होते हैं हमारे पास। एक तो पाथ होता है, पाथ 1 इज प्रोविजनल अटैचमेंट, ठीक है। एंड पाथ 2 कौन सा होता है, पाथ 2 है रेड पाथ, मतलब जिसमें सर्च एंड सीजर होता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि
पाथ 1 है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि प्रोविजनल अटैचमेंट कर लिया जाएगा प्रॉपर्टी का। प्रोविजनल अटैचमेंट कैन बी डन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 180 डेज, है ना। फिर फर्दर उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता था ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, वो सारे हमने पढ़े हैं प्रोविजंस। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं दैट इज द पावर ऑफ सर्वे। अब इसमें क्या बोला जा रहा है ये हम बहुत ध्यान से बहुत डिटेल में समझेंगे, एंड मैं इस पार्ट 1 पार्ट 2 पे अभी पार्ट 2 पे दोबारा आऊंगी। अभी बस आप ये समझो कि पार्ट 1 हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, प्रोविजनल अटैचमेंट के बाद हम लोग एडजुडिकेशन में जाते थे। लेकिन पार्ट 2 इज द रेड पार्ट, जिसमें क्या है, सर्च एंड सीजर की पावर मिल रही है डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। पावर मिल रही है टू सर्च एंड सीज द प्रॉपर्टी, द रिकॉर्ड्स, जो भी उनको लगते हैं कि दे आर कनेक्टेड विद द ब्राइब थिंग, जैसे उनको लगता है कि इलीगली ऑब्टेन किए गए हैं, दे आर द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो उनके सर्च और सीजर की बात हो रही है पार्ट 2 के अंदर। ठीक है। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्यों मैंने ये पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको अलग से बताया, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है। अब देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, where an authority on the basis of material in his possession, अथॉरिटी बोला है, वेयर एन अथॉरिटी बताया नहीं है कौन अथॉरिटी, लेकिन हम समझ जाएंगे कि ये किस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। Where an authority on the basis of material in his possession has reason to believe, the reasons for such belief to be recorded in writing, that an offense under section 3 has been committed। अब section 3 में हमने कौन सा offense देखा था, मनी लॉन्ड्रिंग का offense, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग का offense हैज बीन कमिटेड ही में एंटर एनी प्लेस। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी अथॉरिटी के पास ऐसा कोई मटेरियल है उसके पोजेशन में जिसके बेसिस पे उसके पास एक रीजन टू बिलीव है कि कोई ऑफेंस जो कि अंडर सेक्शन 3 के अंदर है, जो कि है मनी लॉन्ड्रिंग, वो कमिट हुआ है, तो उसके पास क्या पावर है, ही में एंटर एनी प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया असाइंड टू हिम, जितना एरिया उसके पास असाइंड है उसमें वो जा सकता है, एंटर कर सकता है, in respect of which he is authorized for the purposes of this section by such other authority who is assigned the area within such place is situated। या फिर ऐसा कोई एरिया जो कि उसकी सुपीरियर रैंक की अथॉरिटी ने उसको अलाउ कर दिया है कि तुम इस एरिया के अंदर एंटर कर सकते हो, तो उसमें एंटर करेगा वो। at which any act constituting the commission of such offence is carried on and may require any proprietor, employee or any other person who may at that time and place be attending in any manner और हेल्पिंग इन सच एक्ट सो एज टू, क्या क्या चीजों के लिए उसको बोल सकता है कि आप मुझे ऐसी फैसिलिटी दो कि मैं इंस्पेक्ट कर पाऊं सारे रिकॉर्ड्स वहां के। ही कैन इंस्पेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स एज ही मे रिक्वायर विच मे बी अवेलेबल एट सच प्लेस। ही मे आस्क फॉर द फैसिलिटी टू चेक और वेरीफाई द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम। अब देखो यहाँ पे ना सिर्फ वेरिफिकेशन रिलेटेड बात हो रही है, इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना सर्वे में किस रिगार्डिंग बात हो रही है, सिर्फ इंस्पेक्शन एंड सिर्फ वेरिफिकेशन। अभी हम सर्च एंड सीजर की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो सब अलग है। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं सर्वे की पावर, कि ऐसी एक अथॉरिटी है जिसके पास ऐसा कोई मटेरियल है जिसके बेसिस पे उनको लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कमिट हुआ है, एंड वो उस बेसिस पे जाके वो सारी चीजों को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर रहे हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को, ठीक है, जो कि वहां पे पाए जाते हैं उनके द्वारा। furnish such information as he may require as to any matter which may be useful for or relevant to any proceedings under this act। वो वहां पे जाके ये भी बोल सकते हैं कि मुझे ये इंफॉर्मेशन दो, ठीक है, तो वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं जो कि उनको रिक्वायर्ड लगता है कि उस मैटर के लिए जरूरी है। ठीक है, फिर explanation for the purposes of this subsection, a place where an act which constitutes the commission of the offence is carried on shall also include any other place whether any activity is carried on therein or not, in which the person carrying on such activity states that any of his records or any part of his property relating to such act are or is kept। अब जिस पर्सन की हमने इंस्पेक्शन की, अगर वो बंदा बोलता है, वो पर्सन बोलते हैं ऐसा कि उनकी कुछ प्रॉपर्टी दूसरी जगह पे है, ठीक है, तो फिर वो जो एरिया है जहां पे वो बता रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी उधर भी है कुछ, है ना,
तो वो वाला जो जुरिस्डिक्शन है ना, वो भी उनके, वो वाला एरिया है ना, उसको भी वो इंस्पेक्ट कर पाएंगे, तो उस प्लेस में वो वाली जगह भी आ जाएगी, ठीक है। The authority referred to in subsection 1 shall, after entering any place referred to in that subsection, immediately after the completion of survey, forward a copy of the reason so recorded along with the material in his possession referred to in that subsection to the adjudicating authority. ये हमें पता है कि adjudicating authority is the superior authority. इनके नीचे कौन सी अथॉरिटी होती है? ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्टर भी हो सकते हैं, उनके असिस्टेंट डायरेक्टर भी हो सकते हैं, तो कोई भी ऐसी अथॉरिटी अगर बीट फ्रॉम, मतलब वो होंगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ही कोई अथॉरिटी, जिसके बारे में इस सेक्शन में बात की जा रही है, ठीक है। तो वो जब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्वे, जो भी उनको उनको जो भी वो वेरीफाई करेंगे, जो भी वो इंस्पेक्ट करेंगे, वो सारी डिटेल्स प्लस दे विल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द रीजन सो रिकॉर्डेड अलोंग विद द मटेरियल्स इन हिज पोजेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। वो सारा जो भी मटेरियल उनके पास होगा वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे देंगे, उसकी कॉपी प्रोवाइड करेंगे कि क्या रीजंस थे, ठीक है। इन अ सील्ड एनवेलप in the manner as may be prescribed, and such adjudicating authority shall keep such reasons and material for such period as may be prescribed। और वो adjudicating authority उन reasons को और उस material को तब तक रखेंगे जो period prescribe किया जाएगा। An authority acting under this section may place marks of identification on the records। अब जो records वो inspect करेंगे उस पे वो एक निशान लगा करके आएंगे कि हमने इसको inspect कर लिया है, and make or cause to be made extracts or copies therefrom। उसके extracts या copies भी निकाल सकते हैं। Make an inventory of any property checked or verified by him। कौन कौन सी properties उन्होंने verify कर ली हैं उसकी एक inventory बना लेंगे, ठीक है। Record the statement of any person present in the case which may be useful or relevant to any proceedings under this act। वहां अगर कोई पर्सन प्रेजेंट था उस मोमेंट पे, उसकी स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है, अगर उनको जरूरी लगता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 17 पे, विच इज सर्च एंड सीजर। अभी तक हमने सेक्शन 17 में क्या डील किया? पावर ऑफ सर्वे, जिसमें सिर्फ इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन किया अथॉरिटी ने, ठीक है, और उन्होंने अपनी जो कॉपी थी, जो उन्होंने रीजंस टू बी रिकॉर्डेड की सारी कॉपी और प्लस जो मटेरियल उनको मिला, फॉरवर्ड किसको किया? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। अब हम देख रहे हैं सर्च एंड सीजर, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक अथॉरिटी मेंशन्ड है, वेयर द डायरेक्टर or any other officer not below the rank of deputy director authorized by him for the purposes of this section on the basis of information in his possession। अब इसमें भी सेम चीज की on the basis of information in his possession has reason to believe, the reason for such belief to be recorded in writing that any person has committed any act which constitutes money laundering। अब उनको ऐसा लगता है कि किसी पर्सन ने ऐसा कोई एक्ट कमिट किया है, इज इन पोजेशन ऑफ एनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, या फिर उनके पास ऐसी कोई प्रोसीड्स हैं क्राइम के इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, और इज इन पोजेशन ऑफ एनी रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर या तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या फिर रिकॉर्ड्स है उसके रिलेटेड, is in possession of any property related to crime, या property है crime से related, then subject to the rules made in this behalf he may authorize any officer subordinate to him। तो वो क्या कर सकते हैं? अपने से छोटे वाले रैंक के ऑफिसर को क्या ऑथराइज कर सकते हैं कि आप एंटर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो किसी बिल्डिंग में, प्लेस में, वेसल, व्हीकल, aircraft where he has reason to believe that such records or proceeds of crime are kept, जहाँ पे वो रखे जा रहे हैं। break open the lock of any door, box, लॉकर, सेफ, अलमीरा, कि आपके पास इतना भी उनको अधिकार दिया जा सकता है कि आप अगर चाहो तो कोई भी दरवाजा तोड़ सकते हो, बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमीरा और अदर रिसेप्टिकल फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर्स कॉन्फर्ड बाय क्लॉज ए, ताकि आप क्लॉज ए में जो भी आपको पावर्स दी गई हैं उनको अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओ, where the keys thereof are not available। seize any record or property found as a result of that search, है ना, तो वो seize भी किया जा सकता है रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी को, रिकॉर्ड को भी प्रॉपर्टी को भी, ठीक है। प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, फिर आप निशान लगा दोगे कि इस रिकॉर्ड को हमने प्रॉपर तरीके से देख चुके हैं हम लोग। प्रॉपर्टी इफ रिक्वायर्ड, और मेक और कॉज टू बी मेड, एक्सट्रैक्ट्स और कॉपीज निकाल सकते हैं उनकी। मेक अ नोट ऑफ एन इन्वेंटरी ऑफ सच रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी, एग्जामिन ऑन ओथ एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी इन पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनी रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी। कोई ऐसा पर्सन अगर आप वहां पे देखते हो जिसके पास रिकॉर्ड है या फिर कोई प्रॉपर्टी है, तो उसको आप एग्जामिन भी कर सकते हो ओथ पे। in respect of all matters relevant for the purposes of any investigation under this act, ठीक है।
तो ये बेसिक पावर्स हैं उस अथॉरिटी के पास कि वो अगर चाहे तो अपने सबॉर्डिनेट रैंक के ऑफिसर को ये सारी चीजों के लिए ऑथराइज कर सकता है, अगर उनको रीजन टू बिलीव लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ऑफेंस कमिट हुआ है एंड देयर आर सम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या फिर रिकॉर्ड जो कि उस पर्सन के पोजेशन में है, तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। ठीक है, अब क्लॉज 1A पे आते हैं, वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज सच रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी। अब प्रैक्टिकेबल नहीं है कि उसको सीज किया जा सके, देन द ऑफिसर ऑथराइज्ड अंडर सबसेक्शन 1 मे मेक एन ऑर्डर टू फ्रीज सच प्रॉपर्टी। अब अगर उसको सीज नहीं किया जा सकता तो फ्रीज तो किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। वेयर अपॉन द प्रॉपर्टी शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड, कि उसको प्रॉपर्टी को आपको ना आप ट्रांसफर कर सकते हो, ना आप किसी भी तरीके से उससे डील कर सकते हो, एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर मेकिंग सच ऑर्डर, एंड अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी सर्व्ड ऑन द पर्सन कंसर्न। और फिर उसकी कॉपी किसके पास जाएगी? जो भी पर्सन उससे कंसर्न होगा उसके पास जाएगी कि देखो ये आपकी प्रॉपर्टी थी, इसको फ्रीज कर दिया गया है एंड यू कांट यूज दिस प्रॉपर्टी, नीदर कैन यू ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी और अदरवाइज डील विद दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर प्रोवाइडेड दैट इफ एट एनी टाइम बिफोर इट्स कॉन्फिस्केशन अंडर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 7, ठीक है, अब जैसे ही अभी कॉन्फिस्केशन के पहले, ठीक है, सेक्शन 58B में हो, चाहे वो कॉन्फिस्केशन जो हमने देखा था कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से रिलेटेड है, सेक्शन 60 भी उसी से डील करता है, या फिर सेक्शन 8, जो भी जहां पे भी हमें कॉन्फिस्केशन करना है, अगर उसके पहले क्या पाया जाता है, इट बिकम्स प्रैक्टिकल टू सीज अ फ्रोजन प्रॉपर्टी। मान लो पहले तो हम उसको सीज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अब उसको सीज किया जा सकता है। द ऑफिसर ऑथराइज्ड अंडर सबसेक्शन 1 मे सीज सच प्रॉपर्टी, तो उसको सीज कर लिया जाएगा फिर। ठीक है, फिर उसके बाद द अथॉरिटी हु हैज बीन ऑथराइज्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल इमीडिएटली आफ्टर सर्च एंड सीजर। अब ये ध्यान से देखना कि जो अथॉरिटी है जो सर्च एंड सीजर परफॉर्म करेगी, उन्होंने वो ले ली वो प्रॉपर्टी अपने पोजेशन में, और अपॉन इशुएंस ऑफ अ फ्रीजिंग ऑर्डर फॉरवर्ड अ कॉपी, फिर किसको फॉरवर्ड करेंगे कॉपी, या फिर ऑन रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग अलोंग विद द मटेरियल इन हिज पोजेशन रेफर टू इन दैट सबसेक्शन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। फिर से वही हो रहा है। ठीक है, फिर से वही हो रहा है कि डायरेक्टर या फिर डेप्यूटी डायरेक्टर अथॉरिटी है, वो अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को ये सारी पावर्स दे रहे हैं कि अगर उनको लगता है रीजंस टू बिलीव है तो वो जा करके सर्च एंड सीज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर वो अपना सारा रिकॉर्ड और कॉपी किसको दे रहे हैं? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ठीक है, इन अ सील्ड एनवेल्प in the manner as may be prescribed, and such adjudicating authority shall keep such reasons and material for such period as may be prescribed. ठीक है, where an authority upon information obtained during survey under section 16 is satisfied that any evidence shall be or is likely to be concealed or tampered with, he may, for reasons to be recorded in writing, enter and search the building or place where such evidence is located and seize that evidence. ठीक है, अगर उनको ये भी लगता है कि कोई ऐसा एविडेंस है जिसके साथ जिसको कंसील किया जा सकता है या टेम्पर किया जा सकता है, ठीक है, अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है सेक्शन 16 के सर्वे को कंडक्ट करते वक्त, ऐसी अथॉरिटी अगर इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो उस एविडेंस को भी क्या कर सकते हैं? उस एविडेंस को भी सीज कर सकते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे वो एविडेंस। ठीक है, provided that no authorization referred to in subsection 1 shall be required for search under this subsection। ठीक है, तो उनको कोई authorization नहीं चाहिए इस subsection 1 के अंदर for the search। ठीक है, the authority seizing any record or property under subsection 1 और freezing any record or property, है ना, चाहे तो seize कर रहे हैं चाहे freeze कर रहे हैं। ठीक है, under subsection 1A shall within a period of 30 days from such seizure or freezing as the case may be file an application requesting for retention of such record or property seized or for continuation of the order of freezing served under subsection before the adjudicating authority। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो अथॉरिटी सीज कर रही है रिकॉर्ड को या फिर प्रॉपर्टी को सबसेक्शन 1 में, या फिर फ्रीज कर रही है किसी रिकॉर्ड को, अगर वो चाहे तो वो 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द सीजर या फिर फ्रीजिंग वो क्या कर सकती है कि एप्लीकेशन लगा सकती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि उनको इस ऑर्डर को और एक्सटेंड करना है, दे वांट टू सीज दैट प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, या फिर दे वांट टू फ्रीज दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड या फिर प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो उसकी एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। ठीक है,
before the adjudicating authority. देखो ये बहुत प्रोसीजरल सेक्शंस हैं, बहुत स्मूथली रन कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा इन पे स्ट्रेस मत लो क्योंकि देयर इज़ नथिंग टेक्निकल इन दीज सेक्शंस, ठीक है? तो ये बहुत स्मूथली ही रन करेंगे, तो इनको जैसे ये है एज़ इट इज़ समझो बिना कोई टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस करते हुए, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा टेक्निकल है ही नहीं, दे आर वेरी सिंपल एंड वेरी स्मूथ सेक्शंस, ठीक है? अब हम आ जाते हैं सेक्शन 18 पे व्हिच डील्स अबाउट सर्च ऑफ पर्सन्स, ठीक है? अब देखो सेक्शन 16 में हमने क्या देखा? सर्वे, ठीक है, पावर ऑफ सर्वे। फिर हमने सेक्शन 17 में देखा सर्च एंड सीजर, ठीक है, ये साथ साथ में याद करते जाओ, ठीक है। अब हम देख रहे हैं सेक्शन 18 में सर्च ऑफ पर्सन्स इफ एन अथॉरिटी ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये चीजों पे ना, ये चीजों पे बहुत ध्यान दिया करो क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाता है, फिर हमें लगता है कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, तो एक्चुअल में ये इन्हीं चीजों में से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो, इफ एन अथॉरिटी ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, यही दे देंगे स्टेट गवर्नमेंट, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वेदर इट वाज ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट और बोथ द गवर्नमेंट स्टेट एंड सेंट्रल। यहाँ पे सर्च ऑफ पर्संस के लिए कौन ऑथराइज कर रहा है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जनरल या स्पेशल ऑर्डर हैज रीजन टू बिलीव, ठीक है, किसी अथॉरिटी के पास अगर रीजन टू बिलीव है, reason for such belief to be recorded in writing that any person has secreted about his person or in anything under his possession, या तो उन्होंने कोई अपने रिगार्डिंग कोई फैक्ट छुपाया है या फिर उनके पास जो पोजेशन में चीजें हैं उनके रिगार्डिंग कोई फैक्ट को छुपाया है, ओनरशिप और कंट्रोल एनी रिकॉर्ड या फिर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के रिलेटेड कुछ छुपाया है विच मे बी यूजफुल फॉर और रेलिवेंट टू एनी प्रोसीडिंग्स, जो कि यूजफुल हो सकता है प्रोसीडिंग्स के लिए, अंडर दिस एक्ट ही में सर्च दैट पर्सन, तो उस पर्सन को भी सर्च किया जा सकता है एंड उनसे वो रिकॉर्ड जो है सीज कर लिया जाएगा या वो जो प्रॉपर्टी है वो सीज कर ली जाएगी विच मे बी यूजफुल फॉर और रेलिवेंट टू एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो अगर ऐसा पाया जाता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम से रिलेटेड या फिर रिकॉर्ड से रिलेटेड चीजों को कंसील कर रखा है या फिर अगर उनके पोजेशन में है तो उन्होंने कंसील कर रखा है उन सब चीजों को, तो उनकी भी प्राइवेट सर्च की जा सकती है, मतलब उनकी पर्सनल सर्च भी कंडक्ट करवाई जा सकती है, ठीक है। द अथॉरिटी हु हैज बीन ऑथराइज्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल इमीडिएटली आफ्टर सर्च एंड सीजर, जो अथॉरिटी है जब वो ये सर्च एंड सीजर करेगी उनकी, है ना, देन इट शैल फॉरवर्ड अ कॉपी, वही सेम प्रोसेस, वो किसको फॉरवर्ड करेगी कॉपी? रीजंस सो रिकॉर्डेड अलोंग विद मटेरियल, किसको? आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा, वही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, इन अ सील्ड एनवेलप इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड सच एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल कीप सच रीजंस एंड मटेरियल फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड वेयर एन अथॉरिटी इज अबाउट टू सर्च एनी पर्सन, ठीक है, he shall if such person so requires take such person within 24 hours to the nearest gazetted officer superior in rank to him or a magistrate। जब कोई अथॉरिटी सर्च करेगी इस पर्सन को, है ना, जब उसकी सर्च कंडक्ट होगी तो उससे पहले अगर वो पर्सन रिक्वायर्स, अगर उस पर्सन को ऐसा, वो पर्सन ऐसा डिमांड करता है कि उसको किसी गेजेटेड ऑफिसर के सामने ही सर्च कंडक्ट करवाना है या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने ही सर्च कंडक्ट करवाना है तो उसकी बात को माना जाएगा। ही शैल लिखा है, तो ये चीजों का प्लीज ध्यान रखते जाना, टर्मिनोलॉजीज जो यूज हो रही हैं यहाँ पे। तो ही शैल इफ सच पर्सन सो रिक्वायर्स टेक सच पर्सन विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको गैजेटेड ऑफिसर के सामने लेकर के जाओगे, सुपीरियर इन रैंक टू हिम और अ मैजिस्ट्रेट, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द पीरियड ऑफ 24 आवर्स शैल एक्सक्लूड द टाइम नेसेसरी, जो जर्नी का टाइम है उसको एक्सक्लूड करके ही ये 24 आवर्स काउंट होंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ द रेक्विजिशन अंडर सबसेक्शन 3, जो हमने रेक्विजिशन करवाया ना अंडर सबसेक्शन 3 इज मेड, the authority shall not detain the person for more than 24 hours prior to taking him before the gazetted officer superior in rank to him or the magistrate referred to in that subsection। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें वो लोग ये बोल रहे हैं कि देखो, अगर, ठीक है, जो अथॉरिटी है उस वो कितना, कितने अमाउंट
मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए डिटेन नहीं कर सकती, शैल नॉट डिटेन द पर्सन फॉर मोर देन 24 आवर्स प्रायर टू टेकिंग हिम बिफोर द गेजेटेड ऑफिसर। ठीक है, तो मैक्सिमम जो डिटेनमेंट है वो कितने पीरियड के लिए किया जा सकता है, 24 आवर्स। ठीक है, बस इससे ज्यादा आप, इससे ज्यादा वेट आप उसको नहीं करवा सकते, इससे ज्यादा टाइम आप उसको नहीं रख सकते। ठीक है, अपने पास। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द पीरियड ऑफ 24 आवर्स शैल एक्सक्लूड द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी, वही जर्नी रिलेटेड टाइम, मतलब 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको करवाना है। बट अगर रिटेंशन हो गया है अंडर सबसेक्शन 3, तो आप फर्दर सिर्फ 24 आवर्स के लिए डिटेन रख सकते हो उस पर्सन को, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, फिर इसके बाद द गेजेटेड ऑफिसर और द मैजिस्ट्रेट बिफोर whom any such person is brought, if he sees no reasonable ground for search, forthwith discharge such person but otherwise shall direct that search be made। ठीक है, अगर गेजेटेड ऑफिसर के सामने उनको प्रेजेंट किया, मैजिस्ट्रेट के सामने या फिर प्रेजेंट किया, और ठीक है उनको लगता है कि कोई रीजन ही नहीं है इनकी सर्च का, ठीक है, कोई उनको कोई ग्राउंड ही नहीं लगता कि इनकी सर्च की जाए, तो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उस पर्सन को। ठीक है, तो एक चीज मैं और आपको बता दूं कि प्लीज आप कंफ्यूज मत होना इस चीज में कि इन्होंने रिटेंशन वर्ड क्यों यूज किया है अंडर सेक्शन 18। अब जो क्लॉज 3 है, इन्होंने क्या बोला था, वेयर एन अथॉरिटी इज अबाउट टू सर्च एनी पर्सन ही शैल इफ सच पर्सन सो रिक्वायर टेक सच पर्सन विद इन 24 आवर्स टू द गेजेटेड ऑफिसर, है ना। तो ये रिटेंशन यही था कि अगर वो पर्सन चाह रहा था कि उसको मैजिस्ट्रेट या फिर गेजेटेड ऑफिसर के पास लेकर के जाया जाए, तो रेक्विजिशन, ये जो ऊपर टर्म यूज है ना, तो इसको देख करके प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, ये वही चीज है जो सबसेक्शन 3 के अंदर बोली जा रही है कि अगर वो पर्सन रिक्वेस्ट करता है तो 24 आवर्स से ज्यादा डिले नहीं होगा, एंड फर्दर डिले जो भी डिटेन उसको किया जाएगा, इट मैक्सिमम 24 आवर्स के लिए ही उसको डिले किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर वो रेक्विजिशन माना जाता है, अगर उसको एक्चुअली लेके जाया जाता है उन अथॉरिटीज के पास, देन दैट अथॉरिटी शैल नॉट डिटेन द पर्सन फॉर मोर देन 24 आवर्स प्रायर टू टेकिंग हिम बिफोर द गेजेटेड ऑफिसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बिफोर मेकिंग द सर्च अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 5 द अथॉरिटी शैल कॉल अपॉन 2 और मोर पर्सन। अब ये विटनेसेस की तरह बुला लिया जाएगा 2 और मोर, तो ये भी ध्यान रखना कितने विटनेसेस, 2 और मोर विटनेस, 2 और मोर पर्सन टू अटेंड एंड विटनेस द सर्च। ठीक है, और उनके प्रेजेंस में ही ये सर्च की जाएगी। अथॉरिटी शैल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ रिकॉर्डर प्रॉपर्टी सीज्ड इन द कोर्स ऑफ द सर्च एंड ऑब्टेन द सिग्नेचर ऑफ द विटनेस ऑन द लिस्ट। ठीक है, तो जो भी रिकॉर्ड या फिर जो भी प्रॉपर्टी उनसे सीज की जाएगी, वो सारे का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ठीक है, नो फीमेल शैल बी सर्च्ड बाय एनीवन एक्सेप्ट अ फीमेल। अथॉरिटी शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन सर्च्ड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 5 इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम फाउंड और सीज। तो उसकी जो स्टेटमेंट है उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा उस पर्सन की, ठीक है, जिसका सर्च कंडक्ट किया जा रहा है अंडर सबसेक्शन 1 या फिर सबसेक्शन 5, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, जो भी उसके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या फिर जो भी इन द कोर्स ऑफ सर्च उसके पास से रिकॉर्ड बरामद हुआ है, उस सब चीजों को लेकर के। क्लॉज 10 द अथॉरिटी सीजिंग एनी रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1 शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम सच सीजर। ठीक है, जिस अथॉरिटी ने सीज कर लिया जो भी रिकॉर्ड था, प्रॉपर्टी थी, 30 days के अंदर अंदर वो क्या फाइल करेंगी, एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग फॉर रिटेंशन ऑफ सच रिकॉर्ड बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। फर्दर रिटेंशन के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास ही एप्लीकेशन लगेगी। अगर उनको लगता है कि उस प्रॉपर्टी को या फिर उस रिकॉर्ड को उनको और ज्यादा टाइम के लिए रिटेन करके रखना है, तो किसके पास एप्लीकेशन जाएगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज द प्रॉपर अथॉरिटी जिसके पास वो एप्लीकेशन जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 19 पे, विच टॉक्स अबाउट पावर टू अरेस्ट। ठीक है, अब हमने सेक्शन 16 में पावर टू सर्वे देखा, सेक्शन 17 में सर्च एंड सीजर देखा, सेक्शन 18 में हमने सर्च ऑफ पर्सन देखा। अब हम देख रहे हैं पावर टू अरेस्ट। अब इसमें अथॉरिटीज प्लीज नोट डाउन करते जाना। इफ द डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट
ठीक है, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर हैज ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल इन हिज पोजेशन रीजन टू बिलीव, ठीक है, राइटिंग में रिकॉर्ड होगा रीजन दैट एनी पर्सन हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, ही मे अरेस्ट सच पर्सन एंड शैल एज सून एज मे बी इन्फॉर्म हिम ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट। तो ये तो हमने बीएनएसएस में भी देखा कि ग्राउंड्स फॉर द अरेस्ट को जो है वो बताना बहुत जरूरी होता है टू द पर्सन हु इज बीइंग अरेस्टेड, ठीक है, तो वो यहाँ पे भी कंप्लाई किया जाएगा। द डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर शैल इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट ऑफ सच पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 क्या करेंगे, इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर अलोंग विद द मटेरियल, फिर उन्हीं को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सारा रिकॉर्ड भेजा जाएगा वही सेम प्रोसेस से सील्ड एंड वगैरह, ठीक है। एवरी पर्सन अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 shall within 24 hours be taken to a special court। अब यहाँ पे किसका रोल आया, स्पेशल कोर्ट का, किसके सामने उस पर्सन को लेकर के जाया जाएगा, विद इन 24 आवर्स स्पेशल कोर्ट के पास या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। अब तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, एज द केस में बी हैविंग जुरिस्डिक्शन, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द पीरियड ऑफ 24 आवर्स उसमें जर्नी का टाइम जो है वो एक्सक्लूडेड रहेगा, ठीक है, जब उनको ले जाया जा रहा है तो उसमें जर्नी का टाइम आप एक्सक्लूडेड रखोगे। अब आ जाते हैं सेक्शन 20 रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी पे, ठीक है। वेयर एनी प्रॉपर्टी हैज बीन सीज्ड, अब सीज हो चुकी है प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 17 या सेक्शन 18 या फिर फ्रोजन है अंडर सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 17, ठीक है, and the officer authorized by the director in this behalf on the basis of material in his possession has reason to believe, ठीक है। अब डायरेक्टर के द्वारा जो ऑफिसर ऑथराइज है उसके पास रीजन टू बिलीव है, ठीक है, उसके पास रीजन टू बिलीव है दैट सच प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू बी रिटेन्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ एडजुडिकेशन। अब अगर उनको लगता है प्रॉपर एडजुडिकेशन के लिए उस प्रॉपर्टी का या फिर उस रिकॉर्ड को रिटेन रखना बहुत जरूरी है, सेक्शन 8 के अंदर एडजुडिकेशन के लिए सच प्रॉपर्टी में इफ seized be retained or if frozen may continue to remain frozen for a period, कितने ड्यूरेशन तक, not exceeding 180 days। आपको कुछ याद आया 180 डेज से? अब देखो कई लोगों को ना यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि ये 180 डेज कहीं ये वही प्रोविजनल अटैचमेंट तो नहीं है, तो नहीं, वो था टेम्पररी अटैचमेंट जो कि हो रहा था पाथ 1 के केस में, कि वो अलग था प्रोसीजर। प्रोविजनल अटैचमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसीजर विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, ठीक है। तो प्लीज उन 180 डेज को और इन 180 डेज को कंफ्यूज मत करना। वो है पाथ 1 की बात जो कि प्रोविजनल अटैचमेंट के थ्रू एडजुडिकेशन हो रहा था। ये है आफ्टर जो सर्च एंड सीजर हुआ, फिर वो जो रिकॉर्ड है या फिर वो जो प्रॉपर्टी है वो रिटेन की गई, फिर अब उसको फर्दर रिटेन के लिए एप्लीकेशन लगाई गई और फर्दर अब रिटेन करना है तो सेक्शन 20 में उसको किया जा रहा है कि अगर उनको लगता है फॉर प्रॉपर एडजुडिकेशन। यहाँ पे एडजुडिकेशन कब हो रहा है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सर्च एंड सीजर सब करके उसके बाद हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज इसको उससे कंफ्यूज मत करना, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू पाथ 1 इज डिफरेंट एंड पाथ 2 इज डिफरेंट, ठीक है। फ्रॉम द डे ऑन विच सच प्रॉपर्टी वॉज सीज्ड और फ्रोजन एज द केस में भी, तो 180 डेज के लिए उसको फर्दर रिटेन किया जा सकता है, ठीक है, इस सेक्शन के अंडर। तो अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है ऑफिसर के पास, द ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर शैल इमीडिएटली आफ्टर ही हैज पास्ड एन ऑर्डर फॉर रिटेंशन और कंटिन्यूएशन ऑफ फ्रीजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पसेस ऑफ एडजुडिकेशन अंडर सेक्शन 8, तो इमीडिएटली इसके बाद क्या होगा, वो फॉरवर्ड करेंगे कॉपी ऑर्डर की, सब कुछ किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, वही सेम प्रोसेस से सील्ड एंड वेल्ड, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, जब वो 180 डेज एक्सपायर हो गए तब क्या, the property shall be returned to the person from whom such property was seized or whose property was ordered to be frozen unless the adjudicating authority permits retention or continuation beyond the said period। तो अगर वो 180 डेज का पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो प्रॉपर्टी रिटर्न कर दी जाएगी टू दैट पर्सन, ठीक है। लेकिन अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि उसको फर्दर रिटेन करना है उस प्रॉपर्टी को या रिकॉर्ड को, तो वो फर्दर रिटेन भी किया जा सकता है, ठीक है, फ्रीज भी किया जा सकता है फर्दर।
The adjudicating authority, before authorizing the retention or continuation of freezing such property beyond the period specified in subsection 1, वो क्या satisfy करना पड़ेगा उनको? Shall satisfy himself कि वो property is prima facie involved in the money laundering. अगर उनको ये यकीन है कि prima facie वो property है involved money laundering में, and the property is required for the purposes of adjudication under section 8, तो ही वो allow करेंगे further retainment of the property. After passing the order of confiscation under subsection 5 or subsection 7 of section 8, special court shall direct the release of all property other than the property involved in money laundering to the person from whom such property was seized. अब जो property उन्होंने बरामद करी उसमें से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को अलग करके देखा जाए तो उसके अलावा भी अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी विच वाज नॉट रिलेटेड टू द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो वो तो स्पेशल कोर्ट विल डायरेक्टली से ना कि रिलीज दिस प्रॉपर्टी, है ना, क्योंकि दैट इज नॉट रिलेटेड टू द क्राइम. So where an order releasing the property has been made by special court, जहाँ पे ऐसा order किया गया regarding the release of property special court के द्वारा under subsection 6 of section 8 और by the adjudicating authority under section 58B या फिर 2A of section 60, ठीक है, जहाँ पे ऑर्डर कर दिया गया रिलीजिंग का, है ना, प्रॉपर्टी की, द डायरेक्टर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ may withhold the release of any such property for a period of 90 days from the date of the receipt of such order if he is of the opinion कि वो प्रॉपर्टी रेलिवेंट है फॉर अपील प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट. अब अपील के लिए उस प्रॉपर्टी को फर्दर कितना रिटेन किया जा सकता है? 90 डेज के लिए. बाय हुम? बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मतलब जो डायरेक्टर हैं या फिर ऑफिसर जो उन्होंने ऑथराइज किए थे. अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, हमने देखा कि सबसे लोअर रैंक पे ईडी है, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसके ऊपर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, ठीक है. तो जितना भी ड्यूरेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिटेन करना था उन्होंने करा, ठीक है. पहले उन्होंने 180 डेज कर सकते थे, उन्होंने वो भी किया. अगर उसके बियॉन्ड करना चाहते वो भी कर सकते थे, तो उनके पास वो पावर थी. बट वंस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड कि हमें इससे ज्यादा प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करना है एंड दे आर वांटिंग टू रिलीज दैट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे डायरेक्टर को प्रॉब्लम है फ्रॉम दैट ऑर्डर, ठीक है. डायरेक्टर इज नॉट ओके विद दैट ऑर्डर और डायरेक्टर नहीं चाहते कि उस प्रॉपर्टी को रिलीज किया जाए, तो डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? उस प्रॉपर्टी को फर्दर 90 डेज के लिए रिटेन रख सकते हैं फॉर, ताकि उसका प्रॉपर अपील किया जा सके उनके द्वारा, ठीक है. ही कैन फर्दर गो इन अपील कि ऐसा ऑर्डर नहीं बनता है, दैट प्रॉपर्टी शुड नॉट बी रिलीज्ड, और इसीलिए ताकि अपीलेट प्रोसीडिंग्स अच्छे से हो पाए वो प्रॉपर्टी का रिटेन रहना बहुत जरूरी है, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, यू नो द डील, कि आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मैम हमें इसमें डाउट है, आई विल बी रिजॉल्विंग दैट डाउट देयर इटसेल्फ. अगर वहां पे नहीं पॉसिबल हो पाता है देन द नेक्स्ट वीडियो इटसेल्फ, ठीक है. फिर उसके बाद सेक्शन 21 रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स. अब फिर आ जाते हैं रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स पे. अभी तक हमने ये देखा रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, अब हम देख रहे हैं रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स. वही सेम प्रोसेस है. वेयर एनी रिकॉर्ड्स हैव बीन सीज्ड अंडर सेक्शन 17 या फिर सेक्शन 18 के अंदर फ्रोज किए गए हैं 17 क्लॉज 1A के अंदर, एंड द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर, ठीक है. यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ठीक है. Authorized by the director in this behalf has reason to believe that any such records are required to be retained for any inquiry. अगर उनको लगता है डायरेक्टर को कि नहीं ये रिकॉर्ड्स अभी भी हमें चाहिए किसी पर्टिकुलर इंक्वायरी के लिए, such records may if seized be retained may continue to remain frozen for a period not exceeding 180 days, ठीक है. यहाँ पे कितने ड्यूरेशन के लिए डायरेक्टर कर सकते हैं रिटेन रिकॉर्ड्स को? 180 डेज, ठीक है. फ्रॉम द डे ऑन विच सच रिकॉर्ड्स वर सीज्ड और फ्रोजन एज द केस मे बी, ठीक है. Moving forward, the person from whom records seized or frozen shall be entitled to obtain copies of records, ठीक है. जिस पर्सन से रिकॉर्ड सीज या फ्रोज किए गए हैं, जिस पर्सन के, the person can obtain the copies of records. On the expiry of the period specified under subsection 1, record shall be returned. तो जब अगर वो पीरियड एक्सपायर हो गया तो वो
प्रॉपर जो रिकॉर्ड्स हैं वो जिस पर्सन के हैं उनको रिटर्न कर दिए जाएंगे, अनलेस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वांट्स कि उसका फर्दर रिटेंशन होना चाहिए, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर ऑथराइजिंग द रिटेंशन या फिर कंटिन्यूइंग द फ्रीजिंग ऑफ सच रिकॉर्ड्स बियॉन्ड द पीरियड शैल सैटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ एडजुडिकेशन। ये उनको सेटिस्फाई क्या करवाना है खुद को, कि हाँ एक्चुअल में उन रिकॉर्ड्स की जरूरत है फॉर द पर्पसेस ऑफ एडजुडिकेशन अंडर सेक्शन 8। आफ्टर पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन, जो भी ये पर्टिकुलर सब सेक्शंस में या फिर सेक्शंस में, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल डायरेक्ट द रिलीज ऑफ द रिकॉर्ड्स टू द पर्सन फ्रॉम होम सच रिकॉर्ड्स वर सीज्ड। तो जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हुआ और कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास हो गया है फाइनली, ठीक है, तो वो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो रिलीज कर देंगी उन रिकॉर्ड्स को आफ्टर दैट प्रॉपर ड्यूरेशन। वेयर एन ऑर्डर रिलीजिंग द रिकॉर्ड्स हैज बीन मेड बाय द कोर्ट, द डायरेक्टर और एनी ऑफ, फिर अगर डायरेक्टर को लगता है, ऑफिसर को लगता है कि उनको रिलीज को अभी भी रखना है, उनको रिटेन करना है उन रिकॉर्ड्स को, तो वो फर्दर कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए रिटेन कर सकते हैं, 90 डेज के लिए रिटेन किया जा सकता है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पे इन्होंने सेक्शन 20 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टर्म यूज किया है एक जगह। 180 डेज के लिए डायरेक्टर रिटेन कर रहा था प्रॉपर्टी को या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। देखो यहाँ पे आई गेस मिसप्रिंट है एक बेयर एक्ट के अंदर, क्योंकि हाँ, तो वही है, मिसप्रिंट नहीं है, आई गेस ठीक था। मुझे ये कंफ्यूजन थी कि शायद यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की जगह पे, बट नहीं, द बेयर एक्ट टेक्स्ट इज फाइन, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। फिर वही कि 90 डेज के लिए वो भी रिटेन कर सकते हैं, डायरेक्टर को अगर लगता है कि अब एपिलेट प्रोसीडिंग्स के लिए जरूरी है तो फर्दर 90 डेज के लिए डिटेन किया जा सकता है, ठीक है। अब सेक्शन 22 पे आते हैं, प्रिजम्पशन एज टू रिकॉर्ड्स और प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। अब क्या प्रिजम्पशन है एज टू रिकॉर्ड्स या फिर प्रॉपर्टी? where any records or property are or is found in the possession or control of any person in the course of a survey। अब जब सर्वे कंडक्ट हो रहा था, अगर कोई रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर पर्सन के पोजेशन में पाई गई, ठीक है, और अ सर्च or where any record or property is produced by any person or has been resumed or seized from the custody or control of any person, अगर किसी पर्सन से वो चीजें बरामद हुई हैं और हैज बीन फ्रोजन अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो अगर वो प्रॉपर्टी उस सर्वे में उसी पर्सन के पोजेशन से या कंट्रोल से अगर वो मिली, तो इट शैल बी प्रिज्यूम्ड। तो यहाँ पे शैल प्रिजम्पशन है, ठीक है। this has to be noted, there is a shall presumption here कि such record or property belong or belongs to such person, ठीक है। ये माना जाएगा, it shall be presumed कि such records or property belongs to such person, वो उसी की प्रॉपर्टी है। contents of such records वो true हैं, ये माना जाएगा कि the contents are true। द सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच रिकॉर्ड्स विच पर जो भी उस पर सिग्नेचर किए गए हैं, जो भी हैंड राइटिंग एक पर्टिकुलर पर्सन की है, ठीक है, वो उसी की है, और विच मे बी रीजनेबली बी अज्यूम्ड टू हैव बीन साइंड बाय और टू बी इन द हैंड राइटिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, तो ऐसा माना जाएगा कि वो उसी पर्सन की हैंड राइटिंग है। एंड इन द केस ऑफ अ रिकॉर्ड स्टैम्प्ड, एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड, और अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो स्टैम्प्ड है, एग्जीक्यूटेड है या अटेस्टेड है, that it was executed or attested by the person by whom it purports to have been so stamped, जिसके द्वारा लग रहा है कि हाँ स्टैम्प हुई है, एग्जीक्यूटेड है, अटेस्टेड है, जहाँ पे मेंशन्ड है कि इस पर्सन के द्वारा है, तो माना जाएगा उसी पर्सन ने किया है वो, ठीक है। where any records have been received from any place outside India, अब अगर कोई रिकॉर्ड रिसीव हुआ है from outside India duly authenticated by such authority or person and in such manner as may be prescribed in the course of proceedings under this act, special court, appellate tribunal or adjudicating authority as the case may be shall। अब आउटसाइड इंडिया के रिकॉर्ड को क्या माना जाएगा? शैल।
again presume that the signature or जो every other part of such record which purports to be in the handwriting of any particular person कि वो उसी particular person की ही handwriting है, or which the court may reasonably assume to have been signed by or to be in the handwriting of any particular person is in that person's handwriting. And in the case of a record executed or attested, या फिर अगर executed है attested है by the person whom it purports to have been so executed या attested, तो माना जाएगा कि अगर ऐसा लिखा है कि दिस रिकॉर्ड हैज बीन पर्टिकुलरली अटेस्टेड या फिर एग्जीक्यूटेड बाय सो एंड सो पर्सन, तो हाँ उसी पर्सन के द्वारा ही इट इज एग्जीक्यूटेड या फिर अटेस्टेड, ठीक है। एडमिट द डॉक्यूमेंट इन एविडेंस नॉट विथ स्टैंडिंग दैट इट इज नॉट ड्यूली स्टैम्प, ठीक है, तो उसको एडमिट कर लिया जाएगा एज अ डॉक्यूमेंट इन एविडेंस नॉट विथ स्टैंडिंग इट इज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड इफ सच डॉक्यूमेंट इज अदरवाइज एडमिसिबल इन एविडेंस, ठीक है। जस्ट बिकॉज इट इज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड आप पूरे डॉक्यूमेंट को एडमिट करने से मना नहीं कर सकते हो, ठीक है। ड्यूली स्टैम्प्ड एक प्रोसीजरल चीज है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप उस डॉक्यूमेंट का एडमिशन कैन नॉट बी डिनाइड, ठीक है, अगर वो अदरवाइज एडमिसिबल है एविडेंस में तो, ठीक है। फिर सेक्शन 23 टॉक्स अबाउट प्रिजम्पशन इन इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो एक ट्रांजैक्शन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की एक ट्रांजैक्शन है जिसमें बार बार फंड्स पहले ए अकाउंट में थे, फिर बी में जा रहे हैं, फिर सी में जा रहे हैं, ठीक है। वो लोग क्या कर रहे हैं, लेयरिंग कर रहे हैं, कभी किसी अकाउंट में भेज रहे हैं, फिर दूसरे अकाउंट में भेज रहे हैं, है ना। जैसे कि हमने 3 स्टेजेस देखी थी, है ना, आपको याद होगा। अगर किसी ने नहीं देखी है मेरी पुरानी वीडियो जो कि पार्ट 1 है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट समझना है तो उसके बेसिक एसेंशियल्स नीड्स टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो प्लीज आप वो देख लेना वीडियो, ठीक है, उसमें मैंने सारी स्टेजेस वगैरह सब डिस्कस किया। तो यहाँ पे लेयरिंग हो रही है कि एक अकाउंट से दूसरे में जा रहे हैं, फिर तीसरे में, है ना, तो वो भेज रहे हैं एक दूसरे के अकाउंट में, बार बार ट्रांजेक्शन हो रही है। तो अब मानो कि हमें ये पता चल गया कि ये जो अमाउंट है जो ए से लेकर के बी अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, दिस इज अ ट्रांजैक्शन जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ही हुई है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट था टू लॉन्डर द मनी, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग की के रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी ये। एंड इफ वी नो कि इस अकाउंट से फिर पैसा सी अकाउंट में गया है, तो ये जो इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन है ये भी अपने आप में लिंक अप हो गई मनी लॉन्ड्रिंग से। दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, वेयर मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व्स टू और मोर इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस एंड वन और मोर ऑफ सच ट्रांजैक्शंस इज और आर प्रूव्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। ये वाली ट्रांजैक्शन प्रूव हो गई कि इट इज रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग, देन फॉर द पर्पसेस ऑफ एडजुडिकेशन और कॉन्फिस्केशन under section 8 or for the trial of the money laundering offense, it shall, unless otherwise proved to the satisfaction of the adjudicating authority or the special court, unless की otherwise prove हो जाए, be presumed, shall presumption ही है यहाँ पे, ठीक है, shall be presumed that the remaining transactions from part of such form part of such interconnected transaction। तो यहाँ पे form है, ठीक है, तो वो इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस का ही पार्ट एक फॉर्म करती है, ठीक है। सेक्शन 24 बर्डन ऑफ प्रूफ। अब ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि यूजुअली जो हमारा कॉन्सेप्ट जो चलता है वो है इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी का, बट इस केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। अंडर पीएमएलए एक्ट जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हम देखते हैं क्या होता है। इन एनी प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अंडर दिस एक्ट, इन द केस ऑफ अ पर्सन चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसा पर्सन जो कि चार्ज है विद द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अंडर सेक्शन 3, द अथॉरिटी और द कोर्ट शैल, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, presume that such proceeds of crime are involved in money laundering। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे हो गया, अक्यूज्ड हैज टू प्रूव कि उसकी प्रॉपर्टी अनटेंटेड है। अगर ईडी ने एलिगेशन लगा दिया कि इस पर्सन के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या फिर ये पर्सन ने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया है, देन हिज जॉब इज डन। अब अक्यूज्ड को प्रूव करना है कि नो द प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग कॉल्ड द प्रोसीड्स ऑफ अ क्राइम वो उसकी अनटेंटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी लीगल अनटेंटेड प्रॉपर्टी है, तो वो उसको प्रूव करना है अक्यूज्ड को, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज
प्रूव्ड ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही है मनी लॉन्ड्रिंग के। सोचो किस लेवल का बर्डन ऑफ प्रूफ है अक्यूज्ड पे, ठीक है, क्योंकि ये तो प्रिज्यूम किया जा रहा है कि हाँ, अगर किसी पर्सन को मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस से चार्ज किया जा रहा है, देन दैट पर्सन हैज कमिटेड मनी लॉन्ड्रिंग एंड जो उसके प्रोसीड्स हैं दे आर लॉन्डर्ड प्रोसीड्स, ठीक है, वो उसके प्रोसीड्स हैं क्राइम के प्रोसीड्स। एंड अब वो अक्यूज्ड को प्रूव करना है अक्यूज्ड को कि द प्रॉपर्टी इज अनटेंटेड, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज वेरी स्ट्रिक्ट हियर एंड इज ऑन द अक्यूज्ड हियर, ठीक है। In the case of any person, the authority or the court may presume that such proceeds are involved in money laundering. अब ये किस सिनेरियो की बात कर रहा है, सोचो। अब मान लो 10 करोड़ रुपीज है टोटल अमाउंट, ठीक है, 10 करोड़ इज द टोटल अमाउंट। अब जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था, 10 करोड़ रुपीज उसको मिले आउट ऑफ द होल क्राइम, जो कि थे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। उसने उसमें से 2 करोड़ रुपीज किसको दे दिए, अपने कजन को दे दिए रखने के लिए, ठीक है, ताकि उसके पास एकदम से 10 करोड़ ना दिखे किसी को, तो उसने 2 करोड़ अपने कजन को दे दिए, ठीक है। अब ये कजन जो हो गए ना, अब जब इंस्पेक्शन वगैरह कंडक्ट हुई तो इनके पास इन्होंने घर लिया था कजन ने, ठीक है। तो अब इनको शो करना है कि उनका जो घर है वो उन्होंने अपने पैसों से लिया है, ना कि ये 2 करोड़ जो कि इन्होंने दिए हैं इनको, ठीक है। तो अगर उनको ये चीज शो करनी है तो वो किस कैटेगरी में, वो कजन किस कैटेगरी में फॉल कर गए, अदर पर्सन की कैटेगरी में फॉल कर गए, ये जो हमने अदर पर्सन देखा यहाँ पे। तो अगर वो पर्सन चार्ज है विद द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि पर्सन खुद प्रिंसिपल है ना, जो ए पर्सन थे खुद जिन्होंने कजन को ट्रांसफर की, तो वो ए फॉल्स इन द कैटेगरी क्लॉज ए की एंड कजन फॉल्स इन द बी कैटेगरी, ठीक है। तो अगर अदर पर्सन वाला केस है तो वहां पे मे प्रिज्यूम है, लेकिन अगर मेन है ना जो ए पर्सन है तो वहां पे शैल प्रिजम्पशन है, यहाँ पे मे प्रिजम्पशन है, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द बर्डन ऑफ प्रूफ। फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6 पे, जो कि है एपिलेट ट्राइब्यूनल। अब इसका भी कॉन्सेप्ट आपको प्लीज ध्यान देना होगा कि यहाँ पे क्या हुआ ना, एपिलेट ट्राइब्यूनल पहले इस एक्ट का एक अपना एपिलेट ट्राइब्यूनल होता था अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एक अपना खुद का एपिलेट ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जिसके सारे डिटेल्स इसी एक्ट में मेंशन थे। बट लेटर ऑन इट वाज रियलाइज्ड कि क्या जरूरत है हर एक एक्ट के अलग एपिलेट ट्राइब्यूनल की, जब मतलब ऐसा हो रहा था ना कि बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं अलग अलग ट्राइब्यूनल्स बनाने में, है ना। तो इसी वजह से जब वो काम आसानी से स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट के एपिलेट ट्राइब्यूनल भी वही चीज परफॉर्म कर सकते हैं, देन व्हाई एंड व्हाट इज द नीड टू मेक कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट एपिलेट ट्राइब्यूनल फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट। क्यों? अब ये जो एक्ट है ना, स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976, ये इनकी भी इंटायर जॉब वाज टू हियर अपील्स अबाउट फॉर फीचर ऑफ इलीगली अक्वायर्ड प्रॉपर्टी फ्रॉम द स्मगलर्स, ठीक है। तो ये जो स्मगलर्स जो इलीगली अक्वायर करते थे प्रॉपर्टी को, उससे ही डील करते थे ये भी। तो एक तरीके से इनका जॉब तो सेम ही है, यहाँ पे एपिलेट ट्राइब्यूनल डील करेंगे इलीगली अक्वायर्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से, वहां पे भी ये वही चीज से डील कर रहे हैं, इलीगली अक्वायर्ड स्मगल्ड प्रॉपर्टी से, है ना। तो जब इनका टास्क इज ऑलमोस्ट सेम एंड जो ये एक्ट्स हैं दोनों सेम डिस्कोर्स में ही अगर चल रहे हैं, देन व्हाट इज द नीड टू कॉन्स्टिट्यूट अ डिफरेंट एपिलेट ट्राइब्यूनल। तो ये चीज रियलाइज की गई एंड देयरफॉर अब यहाँ पे जो एपिलेट ट्राइब्यूनल है ना इस एक्ट के अंदर, दैट इज द appellate tribunal which is constituted under section 12 subsection 1 of the smugglers and foreign exchange manipulators for feature of property act 1976. It shall be the appellate tribunal for hearing appeals against the orders of adjudicating authority and the other authorities under this act. अब देखो ये सब क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि कौन सा एपिलेट ट्राइब्यूनल है, 12 क्लॉज 1 ऑफ विच एक्ट, है ना। अलग अलग ऑप्शंस दे दी जाएंगी एक्ट्स की, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976 का एक्ट है ये। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज पे आपको बहुत ध्यान देना है। देखो हर चीज को आपको क्रैम नहीं करना है, बट अगर आप गो थ्रू भी कर लोगे ना एक बार तो आपको याद रहेगा वो एग्जाम में। अगर आप एक दो बार मल्टीपल मतलब रिविजन दोगे
देखो, है ना, आप बस गो थ्रू करोगे, नो नीड टू जस्ट सिट एंड जस्ट क्रैम थिंग्स, क्योंकि ऐसे तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, हाउ मेनी ऑफ यू विल क्रैम, है ना। तो वही बात है, कितनी ही याद कर लोगे, ऐसे अगर ले करके बैठोगे कि मुझे याद करना है, मुझे याद करना है, दिस इज नॉट गोना हेल्प। व्हाट इज गोना हेल्प इज कि आप उसको गो थ्रू करते रहो, रूटीनली रिवीजन देते रहो, एंड फिर वो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अब हम, सेक्शन 26, अपील टू एपिलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। Save as otherwise provided in subsection 3, director or any person aggrieved by an order made by adjudicating authority। हमने प्रीवियसली देखा ना कि adjudicating authority तो बोल रही थी कि रिलीज कर दो प्रॉपर्टी को, लेकिन डायरेक्टर को अगर लगता है कि नहीं 90 डेज के लिए और रिटेन करो प्रॉपर्टी, मैं इस ऑर्डर से सहमत नहीं हूँ और मुझे आगे अपील लेकर के जानी है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कि इस प्रॉपर्टी को और रिटेन किया जाए एंड केस बनता है ना। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो अपील तो जाएगी एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास। तो इसीलिए यहाँ ये बोला जा रहा है कि अगर डायरेक्टर या फिर कोई भी और पर्सन अग्रीव्ड है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से, देन दे मे प्रेफर एन अपील टू द एपिलेट ट्राइब्यूनल, है ना, उनके पास राइट है टू प्रेफर एन अपील टू द एपिलेट ट्राइब्यूनल। एनी रिपोर्टिंग एंटिटी aggrieved by or any order of the director made under subsection 2 of section 30 may prefer an appeal to the appellate tribunal, ठीक है। वो एपिलेट ट्राइब्यूनल को अपील कर सकते हैं। एवरी अपील प्रेफर्ड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल बी फाइल्ड, कितने ड्यूरेशन, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में, 45 डेज इज द ड्यूरेशन जिसमें आपको अपील फाइल करनी है, from the date on which the copy of the order made by the adjudicating authority or director is received, ठीक है। 45 डेज फ्रॉम जिस दिन वो ऑर्डर रिसीव किया गया, कॉपी ऑफ द ऑर्डर इज रिसीव्ड, ठीक है। जिस ऑर्डर से वो सहमत नहीं है, जिस दिन वो ऑर्डर रिसीव हुआ उनके पास, उस दिन से लेकर के 45 डेज के अंदर वो अपील करेंगे एपिलेट ट्राइब्यूनल को। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप 45 डेज देख लो और ये देखो ही नहीं कि 45 डेज कहाँ से। तो क्वेश्चन में यही अगर पूछ लिया फ्रॉम वेयर विल द 45 डेज बी काउंटेड, तो हर चीज को देखते जाओ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रोवाइडेड दैट द एपिलेट ट्राइब्यूनल में आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। द एपिलेट ट्राइब्यूनल आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड entertain an appeal after the expiry of the said period of 45 days if it is satisfied that there was sufficient cause, ठीक है। तो दूसरी पार्टी को भी अपॉर्चुनिटी देगी ऑफ बीइंग हर्ड, एंड अगर वो सेटिस्फाई होती है कि 45 डेज के बाद भी अगर अपील आई है तो उसको अलाउ करना है एंड इट इज सेटिस्फाइड, तो किया जा सकता है, बट ओनली विद सफिशिएंट कॉस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन रिसिप्ट ऑफ एन अपील अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, ठीक है। अगर सबसेक्शन 1 के अंदर या सबसेक्शन 2 के अंदर अपील होती है, द एपिलेट ट्राइब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू द अपील एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड pass such orders as it thinks fit, confirming, modifying और setting aside the order appeal again। तो ऑब्वियसली यही तीन चीजें पॉसिबल हैं, या तो वो कंफर्म हो जाएगा ऑर्डर, या मॉडिफाई कर दिया जाएगा, या सेट असाइड कर दिया जाएगा ऑर्डर, तो वही किया जाएगा, ठीक है। एपिलेट ट्राइब्यूनल शैल सेंड अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर मेड बाय इट टू द पार्टीज टू द अपील, ठीक है। तो वो सारा जो कॉपी है ऑर्डर की किसको भेजेंगे, पार्टीज टू द अपील को एंड टू द कंसर्न्ड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को और द डायरेक्टर एज द केस में भी, ठीक है। द अपील फाइल्ड बिफोर द एपिलेट ट्राइब्यूनल अंडर सबसेक्शन 1 या फिर सबसेक्शन 2 shall be dealt with by it as expeditiously as possible, एंड 6 महीने के अंदर अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करना है अपील को। सो दिस इज द टाइम पीरियड, इस पे भी आपको ध्यान देना है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर अपील शुड बी डिस्पोज ऑफ, ठीक है। पेंडेंसी ऑफ द केसेस वगैरह कम करने के लिए और फिर जल्दी एक्सपीडिशियस डिस्पोजल करने के लिए 6 मंथ्स का टाइम पीरियड रखा गया है। अब ये जो सारे प्रोविजंस है ना, दीज आर ऑलरेडी रिपील्ड। क्यों रिपील्ड है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि पहले हमारा अपना इस एक्ट का खुद का एपिलेट ट्राइब्यूनल होता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब जो एपिलेट ट्राइब्यूनल है दूसरे एक्ट का, जो हमने देखा स्मगलिंग के रिलेटेड जो एक्ट है, वो उसी का जो एपिलेट ट्राइब्यूनल है इज द एपिलेट ट्राइब्यूनल अंडर दिस एक्ट एज वेल, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये रिपील्ड हैं अब, ठीक है। और ये रिपील किस उसके द्वारा किए गए थे, अमेंडमेंट के द्वारा, तो ये भी मैं आपको बता दूं, ये थे बाय द 2016
अमेंडमेंट एक्ट 2000 सब्स्टिट्यूटेड बाय द एक्ट ऑफ 2016। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये सारे 33B 34B ये सब रिपील्ड है, मतलब ओमिटेड है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 35 प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ एपिलेट ट्राइब्यूनल। अब एपिलेट ट्राइब्यूनल के क्या प्रोसीजर हैं, क्या पावर्स है। एपिलेट ट्राइब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय सीपीसी। तो सीपीसी के प्रोसीजर से बाउंड नहीं है, बट ओबे करेंगे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को। ठीक है, और एपिलेट ट्राइब्यूनल की क्या पावर्स होंगी कि वो अपने प्रोसीजर को खुद रेगुलेट करेंगे। Appellate tribunal shall have, for the purposes of discharging its functions under this act, the same powers as are vested in a civil court। जो पावर सिविल कोर्ट के पास होती है वही इनके पास होंगी। जैसे कि कौन कौन सी पावर, समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस, सम्मन करने की पावर, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ऑर्डर 11। फिर उसके बाद रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, एफिडेविट पे वो एविडेंस ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस 123 एंड 124। अब बताओ 123 एंड 124 इंडियन एविडेंस एक्ट के किससे डील करते हैं। ये 124 तो था प्रिविलेज्ड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, है ना, जो कि प्रिविलेज्ड होती है कम्युनिकेशन विच कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। और ये था आई गेस रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, कि अगर कोई ऐसा मैटर है विच इज रिलेटेड टू द अफेयर्स टू ऑफ द स्टेट और विच इज अनपब्लिश्ड। ठीक है, और जो अनपब्लिश्ड है ऐसे मैटर से डील करता है 123। तो ये बोल रहा है कि वो इनके पास पावर है, अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, वो किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड को अपने सामने मंगवा सकते हैं, बट 123 और 124 को इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 123 में अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो कि अफेयर्स ऑफ द स्टेट से रिलेटेड है एंड इट इज स्टिल अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड, तो वो आप नहीं मंगवा सकते। प्लस आप 124 के अंदर कोई अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो उसको आप नहीं बोल सकते कि आपको बताई जाए या फिर आपके सामने रखी जाए। ठीक है, और फिर ये और क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस, रिव्यू कर सकते हैं अपने डिसीजंस को। ठीक है, डिसमिस कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टी, तो एक्स पार्टी डिसीजन भी दिए जा सकते हैं बाय द एपिलेट ट्राइब्यूनल। तो ये सारी प्लीज पावर्स बहुत ध्यान से देखते जाओ, क्योंकि इनमें से भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन से पावर्स नहीं एक्सरसाइज कर सकते एपिलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, फिर सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट, तो सेटिंग असाइड एक्स पार्टे भी किया जा सकता है। एनी अदर मैटर विच में बी प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और भी सारे मैटर्स के रिलेटेड उनके पास पावर होगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब किए जाएंगे। ठीक है, एन ऑर्डर मेड बाय द एपिलेट ट्राइब्यूनल अंडर दिस एक्ट शैल बी एग्जीक्यूटेबल बाय द एपिलेट ट्राइब्यूनल एज अ डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट। तो उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा ऑर्डर को, एज अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट, एंड फॉर दिस पर्पस द एपिलेट ट्राइब्यूनल शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट। ठीक है, सारी पावर्स एक सिविल कोर्ट की उनके पास होंगी। Notwithstanding anything contained in subsection 3, appellate tribunal may transmit any order made by it to a civil court having local jurisdiction, and such civil court shall execute the order as if it were a decree made by that court। तो एपिलेट ट्राइब्यूनल अगर चाहे तो अपने ऑर्डर को किसके पास ट्रांसमिट कर सकते हैं, सिविल कोर्ट के पास, एंड फर्दर वो सिविल कोर्ट फिर क्या करेगी, उस ऑर्डर को ऐसे एग्जीक्यूट करवाएगी जैसे कि वो खुद की उसकी डिक्री है। ठीक है, ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर द एपिलेट ट्राइब्यूनल वो मानी जाएंगी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स 193 और 228 के तहत आईपीसी के, एंड द एपिलेट ट्राइब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ 345 एंड 346 ऑफ द सीआरपीसी। फिर आ जाते हैं सेक्शन नंबर 36 पे विच डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंगस्ट बेंचेस। अब ये बेंचेस किस रिगार्डिंग बात हो रही है, वही एपिलेट ट्राइब्यूनल के बेंचेस के रिगार्डिंग बात हो रही है। वेयर एनी बेंचेस आर कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, द चेयरमैन में, ठीक है, चेयरमैन में फ्रॉम, अब ये अथॉरिटी प्लीज ध्यान में रखना, चेयरमैन में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन। तो कौन डिसाइड करेगा कि बिजनेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द बेंचेस, बेंचेस अगर बेंच फॉर्म हुआ है तो उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनके बीच में बिजनेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा एपिलेट ट्राइब्यूनल का। ठीक है, तो वो सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, चेयरमैन डिसाइड करेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द मैटर्स विच में बी डेल्ट विद बाय ईच बेंच, और कौन से मैटर्स कौन सा बेंच देखेगा ये सब भी चेयरमैन ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, फिर पावर ऑफ चेयरमैन टू ट्रांसफर केसेस। अब सेक्शन 37 में चेयरमैन के पास ये भी पावर है कि ही कैन इवन ट्रांसफर केसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज। ठीक है, जब
पार्टीज खुद अगर अप्लाई कर रही हैं तो फिर आफ्टर गिविंग द नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज ही मे डिजायर टू बी हर्ड और ऑन हिज ओन मोशन विदाउट सच नोटिस, वो इवन सुओ मोटो भी वो चीज कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट सच नोटिस, और इवन ये भी कर सकते हैं कि सुओ मोटो करे और नोटिस भी ना दे. द चेयरमैन मे ट्रांसफर एनी केस पेंडिंग बिफोर वन बेंच फॉर डिस्पोजल टू एनी अदर बेंच, ठीक है, तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं केस एक बेंच से दूसरे बेंच को. फिर सेक्शन 38 डिसीजन टू बी बाय मेजोरिटी. अब जो डिसीजन होगा वो मेजोरिटी के हिसाब से होगा. इफ द मेंबर्स ऑफ द बेंच कंसिस्टिंग ऑफ टू मेंबर्स डिफर इन ओपिनियन, अब मान लो बेंच है और उसमें सिर्फ दो ही मेंबर्स हैं, अगर उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गई, मतलब वो डिफर कर रहे हैं मैटर पे, ठीक है, एक का पॉइंट अलग है एंड दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उस पॉइंट को, तो वो रेफर कर दिया जाएगा मैटर बाय द चेयरमैन. किसको रेफर किया जाएगा ये हम देखेंगे. दे शैल स्टेट द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन विच दे डिफर एंड मेक अ रेफरेंस टू द चेयरमैन. चेयरमैन को रेफर कर दिया जाएगा. who shall either hear the point or points himself, या तो वो खुद देख ले उन पॉइंट्स को या वो फर्दर रेफर कर देगा केस फॉर हियरिंग ऑन सच पॉइंट बाय अ थर्ड मेंबर. तो क्या हो रहा है, अगर दो मेंबर्स हैं एक बेंच में एंड इनकी आपस में नहीं एक मेजोरिटी बन पा रही, तो ये रेफर करेंगे चेयरमैन को. अगर चेयरमैन वांट्स तो वो खुद भी कर सकते हैं उस मैटर को डील एंड खुद डिसीजन दे सकते हैं, बट ही कैन ऑल्सो फर्दर रेफर दैट मैटर टू अ थर्ड मेंबर, ठीक है. तो फिर मेजोरिटी का सीन आ जाएगा, ठीक है, थर्ड मेंबर को भी आगे रेफर कर सकते हैं, पहले तो रेफरेंस चेयरमैन को ही जाएगा, ठीक है. Then it shall be decided according to the opinion of the majority of the members of the appellate tribunal who have heard the case, including those who first heard it. तो फिर ये दो और ये थर्ड मेंबर को मिला करके जो मेजोरिटी बोलेगी उसका माना जाएगा. Section 39 right of the appellant to take assistance of authorized representative and of government to appoint presenting officers. अब देखो, जो पर्सन प्रेजेंट कर रहा है ना अपील टू द एपिलेट ट्राइब्यूनल, वो चाहे तो खुद से पर्सनली अपियर हो या फिर वो ये भी कर सकता है कि वो असिस्टेंस ले ले किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की कि उसके बिहाफ पे कोई और रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है. तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ पर्सन प्रेफरिंग एन अपील टू द एपिलेट ट्राइब्यूनल अंडर दिस एक्ट मे ईदर अपीयर इन पर्सन or take the assistance of an authorized representative of his choice to present his case before the appellate tribunal. For the purposes of this subsection, the expression authorized representative का क्या मतलब है, वो मतलब है इसका जो कि सेक्शन 28 क्लॉज 2 में ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बताया गया है. अब जो इनकम टैक्स एक्ट है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू फाइनेंस मैटर्स, है ना. एंड ये वाला जो पर्टिकुलर एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैटर्स, है ना. तो इसी वजह से टू ईज आउट द प्रोसेस इन्होंने क्या किया कि जो ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं, क्योंकि ये दोनों आर डील्स विद बोथ आर डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स फाइनेंस मैटर्स, ठीक है. इसीलिए इन्होंने क्या किया कि ये बोल दिया कि ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वही होगा जो 288 क्लॉज 2 में दिया है. अब 288 क्लॉज 2 में क्या दिया है ये भी हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए. उसमें उस एक्ट में ये बोला है कि ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है एक लॉयर, सीए हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, या फिर आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, इवन फॉर दैट मैटर एम्प्लॉय भी हो सकते हैं. तो ये सारे लोगों को बनाया गया है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 288 सबसेक्शन 2. तो वही सेम जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बनाए गए हैं वो ही इस एक्ट के अंदर भी वही फॉलो किए जाएंगे, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल लेजिस्लेशन एंड दिस इज ऑल्सो द सेम, ठीक है, उसी डिस्कोर्स में ये भी लेजिस्लेशन है. तो इसी वजह से सेम रिप्रेजेंटेटिव इज रेफर्ड, ठीक है. फिर आगे बढ़ते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट और द डायरेक्टर
may authorize one or more authorized representatives or any of its officers to act as presenting officers, and every person so authorized may present the case with respect to any appeal before the appellate tribunal. तो चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्टर वो ऑथराइज कर सकते हैं एक या एक से अधिक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स को कि वो हमारे लिए क्या बन जाए, प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स बन जाए और प्रेजेंट कर दें इस केस को बिफोर द एपलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है। सेक्शन 40 मेंबर्स एटसेट्रा टू बी पब्लिक सर्वेंट्स, वेरी सिंपल सेक्शन की जो चेयरमैन होंगे, जो मेंबर्स होंगे, अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज होंगे एपलेट ट्राइब्यूनल के, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी, डायरेक्टर होंगे, ऑफिसर्स होंगे, उनके सबऑर्डिनेट, असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह, they shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the IPC। ठीक है। फिर section 41 says कि civil court not to have jurisdiction, तो obviously no civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter जहां पे डायरेक्टर के पास या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है या फिर एपीलेट ट्राइब्यूनल है, वो एम्पावर्ड है इस एक्ट के अंदर चीजों को डिटरमाइन करने के लिए, तो फिर सिविल कोर्ट शैल नॉट हैव एनी जुरिस्डिक्शन। ठीक है। And no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of the power conferred by this act। जिस चीज के लिए पावर इस एक्ट में दे दी गई है तो सिविल कोर्ट वहां पे अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती है, एंड सिविल कोर्ट फॉर दैट मैटर इवन कैन नॉट ग्रांट इंजंक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 42 अपील टू हाई कोर्ट। अब हाईएस्ट अथॉरिटी पे आते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा ईडी थे, फिर आई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फिर हमने देखा कि एडजुडिकेशन का सारा प्रोसेस स्पेशल कोर्ट वगैरह में कंडक्ट होता है या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास कंडक्ट होता है सारा प्रोसेस। फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद ऊपर कौन सा आ गए, हाई कोर्ट आ गए, स्पेशल कोर्ट के भी ऊपर हाई कोर्ट। सो दिस इज द course of action that is there। ठीक है। अब अपील टू हाई कोर्ट, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द एपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है। तो इसके ऊपर एपीलेट ट्राइब्यूनल भी है, तो प्लीज ये चीज ध्यान में रखना कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऊपर कौन आते हैं, एपीलेट ट्राइब्यूनल। तो एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द एपीलेट ट्राइब्यूनल मे फाइल एन अपील टू द हाई कोर्ट विद इन 60 डेज। अब आपको अगर याद होगा तो हमने जो अर्लियर टाइम पीरियड देखा 45 डेज का, वो था एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास अपील लेके जाने का फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू एपीलेट ट्राइब्यूनल, वो तो था 45 डेज का टाइम पीरियड। लेकिन अगर कोई पर्सन अग्रीव्ड है बाय एनी डिसीजन एपीलेट ट्राइब्यूनल के डिसीजन से, ठीक है, अगर एपीलेट ट्राइब्यूनल के डिसीजन से अग्रीव्ड है, यहाँ पे एपीलेट ट्राइब्यूनल कर लेना प्लीज। तो अगर कोई एपीलेट ट्राइब्यूनल के डिसीजन से अगर अग्रीव्ड है तो वो 60 डेज के अंदर अंदर कैन फाइल एन अपील टू द हाई कोर्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द एपीलेट ट्राइब्यूनल टू हिम ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट के पास अपील क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी जा सकती है एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी जा सकती है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज टू बी नोटेड। ठीक है। एंड 60 days from what, from the date of communication of the decision or the order। तो यहाँ पे आप ये चीज प्लीज ध्यान में रखना, ये जो डेज है वो काउंट तब कब से हो रहे हैं, तो ये जो 60 डेज हैं दे आर बीइंग काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन। ठीक है। फिर उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट मे इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द एपिलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज, तो अगर उनको सफिशिएंट कॉज लगता है तो 60 डेज से बाद भी अलाउ की जा सकती है वो अपील टू द हाई कोर्ट। फिर एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन हाई कोर्ट मीन्स, हाई कोर्ट का क्या मीनिंग है, हाई कोर्ट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच द अग्रीव्ड पार्टी ऑर्डिनरली रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, है ना। तो हाई कोर्ट विद इन द जुरिस्डिक्शन मानी जाएगी ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, जहां पे वो ऑर्डिनरली रिजाइड करती है तो वहीं की हाई कोर्ट रेफर करी जाएगी। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अग्रीव्ड पार्टी, अब अगर अग्रीव्ड पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद है तो फिर क्या देखा जाएगा, तो फिर हाई कोर्ट विद इन द जुरिस्डिक्शन जो कि रिस्पोंडेंट जहां पे रह रहा है, और इन द केस वेयर देयर आर मोर देन वन रिस्पोंडेंट्स एनी ऑफ द रिस्पोंडेंट ऑर्डिनरली रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। ठीक है। फिर चैप्टर 7 स्पेशल कोर्ट्स। अब स्पेशल कोर्ट्स का आएगा जो सारा डिटरमाइन करती हैं, स्पेशल कोर्ट सारा जो ट्रायल प्रोसेस सारा कंडक्ट होता है वो स्पेशल कोर्ट के अंदर ही होता है। तो अब आ गई स्पेशल कोर्ट जिसको हम स्टडी करेंगे। सेक्शन 43 स्पेशल कोर्ट्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट,
central government in consultation with Chief Justice of High Court. Please do remember this, ठीक है? Shall for the trial of offence punishable under section 4, वही मनी लॉन्ड्रिंग की पेनल्टी दी है सेक्शन 4 के अंदर, है ना? तो ट्रायल ऑफ ऑफेंस के लिए अंडर सेक्शन 4 बाय नोटिफिकेशन डेजिग्नेट वन और मोर कोर्ट्स ऑफ सेशन. कोर्ट्स ऑफ सेशन को ही क्या डेजिग्नेट किया जा रहा है? एज स्पेशल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट्स, और सच एरिया और एरियाज एज फॉर सच केस और क्लास और ग्रुप ऑफ केसेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन. मैंने आपको लास्ट स्लाइड में वहां पे मैंने स्पेशल कोर्ट लिख दिया था गलती से, है ना? तो वो गलती नहीं थी, क्योंकि फॉर अ फैक्ट वी नो कि स्पेशल कोर्ट का रोल है इस एक्ट के अंदर. दैट इज व्हाई आई रोट दैट. बट आफ्टरवर्ड्स आई करेक्टेड इट टू एपिलेट ट्राइब्यूनल, क्योंकि तब हम उस रिगार्डिंग बात कर रहे थे, अभी हम चैप्टर 7 पे पहुंचे नहीं थे. दैट इज व्हाई आई डिडंट वांट टू कंफ्यूज यू विद दैट, ठीक है? इसीलिए मैंने उसको हटा के एपिलेट ट्राइब्यूनल लिखवा दिया आपको. तो अभी प्लीज आप स्पेशल कोर्ट यहाँ से समझना स्टार्ट करो, अभी वो पुराना कंफ्यूजन जो है उसको हटा दो, ठीक है? तो स्पेशल कोर्ट का यहाँ पे क्या बताया है इन्होंने कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करेगी इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. वो क्या करेंगी? डेजिग्नेट करेंगे ये लोग एक या एक से ज्यादा कोर्ट्स ऑफ सेशन को एज स्पेशल कोर्ट, ठीक है? फॉर सच एरिया और एरियाज और फॉर सच केस और क्लास और ग्रुप ऑफ केसेस एज बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन. In this subsection, High Court means High Court of the state in which a sessions court designated as special court was functioning immediately before such designation. ठीक है? तो जहां पे वो फंक्शन कर रही थी स्पेशल कोर्ट जिस जुरिस्डिक्शन के अंदर, तो वहीं की हाई कोर्ट मानी जाएगी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं. While trying an offence under this act, special court shall ऑल्सो ट्राई एन ऑफेंस जो कि चार्ज है अंडर सीआरपीसी. अगर साथ में कोई और ऑफेंस के लिए भी चार्ज किया जाता है तो दैट ऑल्सो विल बी ट्राइड बाय द स्पेशल कोर्ट, ठीक है? ऑफेंसेस ट्राइबल बाय द स्पेशल कोर्ट. अब कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो कि ट्राई किए जाएंगे बाय द स्पेशल कोर्ट? Notwithstanding anything contained in the CRPC, an offence punishable under Section 4 and any scheduled offence connected to the offence under that section shall be triable by the special court. अब क्या मतलब है यहाँ पे scheduled offence का? अब देखो, ध्यान से समझो इस चीज को. An offence plus scheduled offence ट्राई करेगी स्पेशल कोर्ट. क्या मतलब है इसका? तो एन ऑफेंस तो ये हो गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम निकले, है ना? जो आप ट्राई कर रहे हो टू शो योर प्रॉपर्टी एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, दैट इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस, है ना? तो वहीं से एक ऑफेंस बन गया कि आप अपनी प्रॉपर्टी को अनटेंटेड शो कर रहे हो. दैट इज एन ऑफेंस इन इटसेल्फ, जो कि हम इस एक्ट में देख रहे हैं. लेकिन इसके रिलेटेड कौन सा ऑफेंस बन गया? वो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो आए कहां से? वो आए तो ब्राइबरी से ना. वो आए तो आपने करप्शन का एक्ट कमिट किया, वहीं से आया ना वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. सो दैट इज रेफर्ड टू एज शेड्यूल्ड ऑफेंस, ठीक है? तो ये दोनों ऑफेंसेस को कौन ट्राई करेगा? स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगी, विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द एरिया इन विच द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, ठीक है? प्रोवाइडेड दैट द स्पेशल कोर्ट ट्राइंग अ scheduled offense before the commencement of this act shall continue to try such scheduled offense. अगर इस एक्ट के आने से पहले ही scheduled offense को, मतलब ये ब्राइबरी वगैरह से रिलेटेड ऑफेंस को, अगर स्पेशल कोर्ट ऑलरेडी ट्राई कर रहा था तो वो कंटिन्यू करेगा टू ट्राई सच scheduled offense, ठीक है? अ स्पेशल कोर्ट में, ठीक है? Just let me move to that page once, क्योंकि I have jotted down some pointers in this, ठीक है? Yes. Now clause 2 B क्या बोलता है? Special court may upon a complaint made by an authority. जो स्पेशल कोर्ट है वो एक may upon a complaint made by an authority authorized in this behalf under this act take cognizance of offense under section 3 without the accused being committed to it for trial. हमें पता है कि कोर्ट ऑफ सेशन यूजुअली तभी ऑफेंसेस को ट्राई करता है
जब उसको व्हेन अ मैटर इज कमिटेड टू इट, है ना। हम सीआरपीसी में देखते थे, सेक्शन 209 ऑफ सीआरपीसी में कमिटल होता था टू द सेशंस कोर्ट, तभी वो ट्राई करता था ऑफेंसेस को सेशन जज। लेकिन इस केस में एक्सेप्शन है, जो स्पेशल कोर्ट है, अगर उसको कंप्लेंट आती है बाय एनी अथॉरिटी ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ अंडर दिस एक्ट, इट कैन इवन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 विदाउट द अक्यूज्ड बीइंग कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल। ठीक है, provided that after the conclusion of investigation, if no offense of money laundering is made out requiring filing of such complaint, said authority shall submit a closure report। लेकिन अगर उसको लगता है कि ऐसा कोई केस नहीं बनता है आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस सामने नहीं आता है, फिर क्लोजर रिपोर्ट फाइल की जा सकती है बिफोर द स्पेशल कोर्ट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इफ द कोर्ट विच हैज टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ द स्केड्यूल्ड ऑफेंस इज अदर देन द स्पेशल कोर्ट, अब मान लो एक किसी और कोर्ट ने, एनी अदर कोर्ट एक्सेप्ट स्पेशल कोर्ट इज ऑलरेडी हैज ऑलरेडी टेकन द कॉग्निजेंस फॉर अ स्केड्यूल्ड ऑफेंस। ठीक है, तो अब फिर क्या होगा, अंडर सब क्लॉज बी, इट शैल ऑन एप्लीकेशन बाय द अथॉरिटी authorized to file a complaint under this act commit the case relating to the scheduled offense to the special court, क्योंकि यहाँ पे exclusive jurisdiction special court के पास ही है to try the offense plus the scheduled offense। तो अगर कोई और कोर्ट के पास वो मैटर है और किसी और कोर्ट ने वो कॉग्निजेंस ले लिया है उस मैटर में, तो जैसे ही कंप्लेंट की जाती है बाय द अथॉरिटी विद रिगार्ड टू द पर्टिकुलर ऑफेंस कि ऐसे ऐसे एक एक्ट कमिट हुआ है या फिर ऑफेंस कमिट हुआ है रिलेटिंग टू अ स्केड्यूल्ड ऑफेंस, ठीक है, अगर कोई स्केड्यूल्ड ऑफेंस कमिट हुआ है एंड उसका जुरिस्डिक्शन अगर सिर्फ स्पेशल कोर्ट के पास ही है एंड उसका कॉग्निजेंस यहाँ पे इस एक्ट में सिर्फ स्पेशल कोर्ट ही ले सकती है, then that matter will be given to whom? The special court only। ठीक है, and that special court shall on receipt of such case proceed to deal with it from the stage at which it is committed। जिस stage पे उसको वो commit किया गया matter, from that very stage it will continue। ठीक है, special court while trying the scheduled offense or the offense of money laundering shall hold trial in accordance with the provisions of CRPC। तो ट्रायल CRPC की बेसिस पे ही होगा as it applies to a trial before a court of session। जो ट्रायल ऑफ अ कोर्ट ऑफ सेशन के अलग से प्रोविजंस दिए हैं अंडर द CRPC नाउ BNSS, तो वो फॉलो होंगे। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज hereby clarified that jurisdiction of special court while dealing with the offense under this act during investigation, inquiry or trial under this act shall not be dependent upon any orders passed in respect of the scheduled offence, and the trial of both the sets of offences by the shall not be constructed as a joint trial। अब देखो इसका क्या मतलब है कि एक तो ऑफेंस है, मेन ऑफेंस जो हमने देखा इस एक्ट के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस, प्लस एक है स्केड्यूल्ड ऑफेंस। ठीक है, अब मान लो ऐसा होता है कि इनमें से किसी एक ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड इज अक्विटेड, तो क्या दूसरे ऑफेंस के लिए भी उसको अक्विटेड मान लिया जाएगा? नहीं। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर एक ऑफेंस के केस में उसको एक्विट कर दिया गया, बी इट द स्केड्यूल्ड ऑफेंस, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये ऑफेंस के लिए फॉर द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग भी उसको एक्विटेड मान लिया जाएगा, क्योंकि इन ऑफेंसेस का ट्रायल एक साथ जरूर हो रहा है, सेम कोर्ट जरूर कर रही है, बट इट इज नॉट अ जॉइंट ट्रायल। ठीक है, इट शैल नॉट बी कंस्ट्रूड एज अ जॉइंट ट्रायल। नो डाउट कि वो सेम कोर्ट इज ट्राइंग बोथ द ऑफेंसेस, बट इट इज नॉट अ जॉइंट ट्रायल। ठीक है, द जुरिस्डिक्शन, यही बोला जा रहा है, द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट while dealing with the offense under this act during investigation, inquiry or trial shall not be dependent upon any orders passed in respect of scheduled offense। उससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि scheduled offense में क्या डिसीजन आया है, स्पेशल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का उससे कोई लेना देना नहीं है ड्यूरिंग इंक्वायरी या फिर ट्रायल इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ठीक है, इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, it is not dependent upon any orders passed in respect of the scheduled offense because it is not a joint trial।
ठीक है, इट शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज अ जॉइंट ट्रायल, ठीक है। द कंप्लेंट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड एनी सब्सिक्वेंट कंप्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब एक तरीके से ये उसी के बारे में बात हो रही है कि जैसे इंफॉर्मेशन अगर न्यू एविडेंसेस भी मिलते हैं ना, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसके बाद भी, इवन फॉर दैट मैटर, अगर एक बार कंप्लेंट फाइल कर दी एंड ये मैटर स्टार्ट हो गया, उसके बाद भी अगर लगता है, जैसे सीआरपीसी में होता था कि जस्ट बिकॉज एक बार चार्जशीट फाइल हो गई, सप्लीमेंट्री चार्जशीट कैन बी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट इज अलाउड, है ना। तो इस केस में भी अगर जरूरत लगती है, अगर न्यू एविडेंसेस पाए जाते हैं, नए पर्सन इन्वॉल्व पाए जाते हैं ऑफेंस में आफ्टर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो दैट इज नॉट बार्ड, वो प्रेजेंट किए जा सकते हैं। दैट मे बी कंडक्टेड टू ब्रिंग एनी फर्दर एविडेंस, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, अगेंस्ट एनी अक्यूज्ड पर्सन इन्वॉल्व्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच कंप्लेंट हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड, वेदर नेम्ड इन द ओरिजिनल कंप्लेंट और नॉट, ठीक है। तो जैसे हम सीआरपीसी में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पढ़ते हैं, वही सेम प्रोसेस है कि अगर सप्लीमेंट्री कंप्लेंट भी अगर फाइल करने की जरूरत पड़ती है, दैट कैन बी डन, सब्सिक्वेंट कंप्लेंट इज नॉट बार्ड, इट कैन बी मेड, ठीक है। Nothing contained in this section shall be deemed to affect the special powers of the High Court regarding bail under Section 439. जो Section 439 के अंदर High Court के पास special powers हैं to grant bail under CRPC, that are not affected by this Act, ठीक है। It may exercise such powers, including the power under Clause B of subsection 1, as if the reference to the magistrate also includes a reference to a स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन 43, ठीक है। तो उस पावर पे बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वो जो सेक्शन 439 के अंदर हाई कोर्ट के पास पावर है टू ग्रांट बेल, दैट इज स्टिल देयर, ठीक है। सेक्शन 45, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस इनमें से भी आ जाते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑफेंस, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। तो ऐसे करके कंफ्यूज करने के लिए ये सारी टर्मिनोलॉजीज भी आपको अच्छे से देखनी है कि ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट आर कॉग्निजेबल इन नेचर प्लस नॉन बेलेबल इन नेचर। Notwithstanding anything contained in the CRPC, any person accused of an offense shall be released on bail or on his own bond unless the public prosecutor has been given an opportunity to oppose the application। तब तक किसी पर्सन को बॉन्ड पे या फिर बेल पे रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक दूसरी पार्टी को एक ऑप्शन नहीं दे दिया गया, एक अपॉर्चुनिटी नहीं दे दिया गया टू अपोज द एप्लीकेशन। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको पहले एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपोज करो कि क्यों इस पर्सन को बेल नहीं ग्रांट करनी चाहिए, ठीक है। Where the public prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty, ठीक है। तो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपोज करी वो करा एप्लीकेशन को अपोज, लेकिन कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग कि वो पर्सन नहीं है गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस एंड दैट ही इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल, तो फिर रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, जहां पे वो पर्सन 16 ईयर्स से कम का है या विमेन है या फिर सिक है और इन्फॉर्म है, तो उन केसेस में, है ना, या फिर और इज अक्यूज ईदर ऑन हिज ओन और अलोंग विद अदर को अक्यूज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 1 करोड़ से कम अमाउंट की, या ऐसा कोई ऑफेंस है जो मनी लॉन्ड्रिंग है 1 करोड़ से कम अमाउंट की, वहां पे मे बी रिलीज ऑन बेल इफ द स्पेशल कोर्ट सो डायरेक्ट्स। तो ये प्रोवाइजो है, मतलब एक एक्सेप्शन की तरह है, वहां पे ये सब करने का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। वहां पे अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है इट मे डायरेक्ट की बेल बी गिवन, ठीक है। Provided further that special court shall not take cognizance of any offence punishable under section 4 except upon a complaint made in writing। अब ये क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर स्पेशल कोर्ट है ना, जो अगर वो कॉग्निजेंस ले रहा है, इट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड ऑफेंस है, एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग। तभी वो लेगा कॉग्निजेंस जब उसके पास एक कंप्लेंट आएगी राइटिंग में बाय दैट डायरेक्टर और एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे फिर ध्यान रखो,
अभी तक जो हमने देखा वहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देखा, अब ये पहला ऐसा सेक्शन है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल आ रहा है। तो प्लीज ये बहुत ध्यान से माइन्यूट डिटेल्स को देखते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लेंट किसके द्वारा जब होगी तभी स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा ऑफेंस की, जब डायरेक्टर कंप्लेन करे या तो उनको, या फिर एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इन राइटिंग इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर मेड इन दिस बिहाफ बाय दैट गवर्नमेंट, ठीक है। Notwithstanding anything contained in the CRPC or any other provision of this Act, no police officer shall investigate into an offence under this Act unless specifically authorized by the central government by a general or special order. अब ये भी ध्यान रखना कि पुलिस ऑफिसर कब इन्वेस्टिगेट करेंगे और कौन से पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेंगे, सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है। अनलेस कि वो पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर इज स्पेशली ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो नहीं एक्सरसाइज कर सकते इन्वेस्टिगेशन की पावर, ठीक है। द लिमिटेशन ऑन ग्रांटिंग बेल स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 इज इन एडिशन टू, जो लिमिटेशंस ऑलरेडी सीआरपीसी में मेंशन्ड है तो वो लिमिटेशन सिर्फ एक एडिशन में है, ठीक है। It is not in substitution but in addition or any other law for the time being in force. For the removal of doubts, it is clarified that the expression offences to be cognizable and non-bailable shall mean and shall be deemed to have always meant that all offences under this Act shall be cognizable offences and non-bailable offences, notwithstanding anything to the contrary contained in the CRPC, and accordingly the officers authorized in this Act are empowered to arrest an accused without warrant, subject to the fulfillment of conditions under section 19 and subject to the conditions enshrined under this section, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं था, बस बेसिकली ये सेक्शन यही बोलना चाह रहा है कि सारे ऑफेंसेस इस एक्ट के अंडर कॉग्निजेबल होंगे एंड नॉन बेलेबल नेचर के होंगे, एंड जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा, कंडीशंस जो सेक्शन 19 की हैं वो फॉलो की जाएंगी। दिस इज व्हाट दिस सेक्शन ट्राइज टू से, ठीक है। Now coming to the next section, section number 46, application of code of criminal procedure to proceedings before special court. अब जो special court के पास जो proceedings conduct होंगी उनमें CRPC का ही procedure follow होगा। Save as otherwise provided in this act, the provisions of CRPC, including the provisions as to bails or bonds, shall apply to the proceedings before a special court. And for the purposes of the said provisions, the special court shall be deemed to be a court of session. हमने already देखा क्योंकि court of session को ही designate किया जाता है special court, है ना। And the person conducting the prosecution before the special court shall be deemed to be a public prosecutor. जो person prosecution conduct करेगा special court के पास उसको क्या माना जाएगा, public prosecutor. Provided that the central government may also appoint for any case or क्लास और ग्रुप ऑफ केसेस अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लॉज में क्या दिया है, इनकी क्वालिफिकेशन दी है। A person shall not be qualified to be appointed as a PP or a special PP under this section unless he has been in practice as an advocate for not less than 7 years. Now अपना होमवर्क एक बार नोट कर लो, आपको आज जा करके BNSS में देखना है कि जो असिस्टेंट जो ये पीपी है इनको कितने इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल पीपी को कितने इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड वन इज डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर डायरेक्टर को कितना जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, और उसके अंडर भी जो अथॉरिटी है उसको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स आपको आज जाकर के नोट करनी है प्लीज, ठीक है। और इस एक्ट के अंदर आप ध्यान रखो कि 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड अंडर द यूनियन और स्टेट रिक्वायरिंग स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है। Every person appointed as PP or a special PP under this section shall be deemed to be a PP within the meaning of 2U of the CRPC. अब ये भी चेंज हो गया, तो ये भी आपको जाकर के देखना है कि where is public prosecutor now defined. As far as I think it is 2V, but I am not very sure, तो प्लीज आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो और प्लीज आकर के कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना कि पहले ट्राई करो कि बिना देखे आप लिख पाओ कमेंट सेक्शन में, एंड अगर आप कमेंट सेक्शन में बिना देखे नहीं लिख पाते हो तो देख करके लिखो, सो दैट अदर्स ऑल्सो गेट टू नो कि क्या है इसका एक्चुअल आंसर, ठीक है। और इससे आपको कभी भूलेगा भी नहीं ये। फिर उसके बाद सेक्शन 47, अपील एंड रिविजन। The High Court may exercise, so far as may be applicable, all powers conferred by Chapter 29 और 30 of the CRPC. तो हाई कोर्ट सारी वो पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है जो 29 और 30 में मेंशन्ड है ऑफ द CRPC,
on a high court, as if a special court within the local limits of the jurisdiction of the high court were a court of session trying cases within the local limits of the jurisdiction of the high court. तो कोर्ट ऑफ सेशन से भी जो आगे ऊपर की अथॉरिटी है वो हाई कोर्ट ही होती है, अपील वहीं जाती है। तो सिमिलर इज द केस विद द स्पेशल कोर्ट, क्योंकि स्पेशल कोर्ट भी किस रैंक की कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन के रैंक की, ठीक है। इट इज अ कोर्ट ऑफ सेशन ओनली विच इज डेजिग्नेटेड एज अ स्पेशल कोर्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल आई गेस। यस, तो अगर कोई भी डाउट्स हो आपके, एक डाउट मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही एड्रेस किया विच वाज रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। वो मुझे थोड़ा लगा कि आई नीड टू एड्रेस दैट थिंग प्रॉपरली, क्योंकि बार बार फिर वरना वही कमेंट्स आए तो डजंट मेक सेंस। तो अभी आज के लेक्चर में अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज विदाउट हेजिटेशन आप मेंशन कर देना कमेंट्स में अपना डाउट। एंड अगेन यू नो द डील कि आपको प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड प्लीज अपने ना फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिनको एक्चुअल में नीड है कि सीबीआई एपीपी का एग्जाम अगर वो इस साल दे रहे हैं या फिर नेक्स्ट ईयर देने का सोच रहे हैं, तो प्लीज आप उनके साथ इसको शेयर करो ताकि वो लोग भी इस चीज से सीख पाए कि हमें एक्चुअल में लॉ कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ये हमारे माइंड में रहता है कि हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द सब्जेक्ट को ही स्टडी करना है, लीविंग द अदर पोर्शन, डीमिंग इट अनइम्पोर्टेंट। तो दैट इज नॉट व्हाट वी हैव टू फॉलो, ठीक है। हमें लॉ को एज इट इज, जैसा लॉ है कवर टू कवर, उसको एज इट इज ही पढ़ना है। जो आता है एग्जाम में दैट इज द एग्जामिनर्स चॉइस कि उनको क्या देना है एग्जामिनेशन में। हमारी ड्यूटी है कि हम सब पढ़ के जाएं, ठीक है, क्योंकि हम गेस वर्क नहीं कर सकते। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, हमारे करियर्स डिपेंड हैं आप लोगों के, है ना, इस पे करियर्स डिपेंड है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ये सोच लो कि आप तुक्के में कि ये पढ़ लेता हूँ ये नहीं पढ़ती हूँ, तो इस बेसिस पे हाउ कैन यू फील कॉन्फिडेंट इन द एग्जाम हॉल। आपको आपको तो हमेशा डर ही लगा रहेगा कि क्या पता उसमें से ना आ जाए जो मैंने छोड़ा है। तो रादर देन दैट, हैविंग दैट फियर, अभी सब पढ़ लो, है ना, एक बार अच्छे से। अगर बहुत सारे एक्ट्स होते हैं ना, लाइक 20-25 एक्ट्स, तो आई वुड हैव टोल्ड कि स्किप सम पोर्शंस, तब भी एक्चुअली नहीं करना चाहिए क्योंकि गेस वर्क डजंट वर्क, है ना। लेकिन फिर कुछ ऑप्शन नहीं बचता तो हमें थोड़ा बहुत चूज करना पड़ता। बट अभी क्या है ना कि देर आर ओनली 8 एक्ट्स जो कि आपको माइनर सेमी मेजर हैं, बाकी तो 4 मेजर एक्ट्स हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट ये 8 जो सेमी मेजर और माइनर एक्ट्स हैं इनको आप डिटेल में कवर टू कवर पढ़ सकते हो। दिस इज नॉट अ वेरी बिग थिंग टू डू, है ना। तो प्लीज इनको करो, और हम साथ में ही कर रहे हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू दीज एक्ट्स। तो आप अपना प्लीज फोकस साथ साथ में मेजर एक्ट्स पे बनाए रखो, उनको मत छोड़ना। एक मेजर एक माइनर जैसा आपको ठीक लगता है, क्योंकि आप हमेशा अपना स्केड्यूल खुद से खुद बनाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप किन चीजों में वीक हो किन चीजों में स्ट्रांग हो। तो प्लीज अपना स्केड्यूल खुद बनाओ, अपने हिसाब से चीजें डिसाइड करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये एक बहुत बड़े लेवल का एग्जामिनेशन है। अगर आप ये अपनी लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस भी अगर खुद नहीं लोगे ना, हाउ विल यू बी टेकिंग सच बिग डिसीजंस लेटर ऑन। तो इसीलिए अभी से ट्राई करो टू टेक योर डिसीजंस योर सेल्फ, ठीक है, रादर देन ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन अदर्स फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ठीक है। तो यही मैं बोलूंगी। नाउ आई एंड दिस वीडियो हियर, एंड प्लीज डू राइट द कमेंट्स फॉर अप्रिसिएशन। अगर आपको अच्छा लगे तो, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है देन प्लीज राइट दैट एज वेल। एंड अगर कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप आपको लगता है कि आई कैन इम्प्रूव समवेयर, प्लीज लेट मी नो दैट एज वेल। आई विल टेक योर थिंग वेरी सीरियसली, जो भी आप लिखोगे आई विल टेक दैट वेरी सीरियसली एंड आई विल पे ह्यूज कंसिडरेशन टू दैट थिंग। थैंक यू सो मच, दैट इज ऑल फॉर टुडे।